अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सर में दर्द तो नहीं है? वैसे सर का दर्द जो है ना कभी कभार लोग बन जाते हैं। इतनी ज़्यादा आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ, है ना। यही समझा जाता है ना कि मर्दों की लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ख़वातीन की लाइफ भी बहुत सारे, उनके लिए भी बहुत सारे दर्द सर मौजूद हैं ज़िंदगियों में। अब आप सोचें कि इस मुहावरे का, इस इडियम का क्या मतलब है। तो छोटी सी जब आप होती हैं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने सारी मेडिकल वाली प्रॉब्लम्स भी तो ख़वातीन को ही दी हुई है ना, और साथ साथ उनको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है और उसकी वजह से उन्हें 10,000 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आदमी लोग तो देखें रफ टफ, शादी में भी जाना है तो मुँह धोया जी और कपड़े इस्त्री हुए हुए रखे हुए हैं, पहने और चल दिए। लेकिन ख़वातीन को 10,000 चीज़ों को देखना पड़ता है, और अगर ख़ुद नहीं देखती ना, अगर वो खुद नोटिस नहीं करती, तो लोग है ना, दुनिया है उनका दर्द सर बनने के लिए, उनको ये बावर कराने के लिए, हाय अल्लाह कितने दाने भर गए, हाय हाय झुर्रियाँ हो गई, हाय कितनी मोटी हो गई हो, क्या कर रही हो, बाल गिर रहे, तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, उम्र निकल गई। सो ये सब चीज़ें सुनते सुनते कभी कभार दिल चाहता है चीखें ज़ोर से, कान पक जाते हैं। इतना सर दर्द सर, ये तो दुनिया के लोग हैं, क्या ये इसीलिए बने हैं कि बस बैठो उनके सामने जाओ और वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। ऐसा बहुत हो रहा है आजकल। जब आप किसी शादी में जाएं, जब आप किसी इवेंट पे जाएं, इसी तरह की चीज़ें बेयर करनी पड़ती है। क्या करें? क्या उनके कहने पर अपने दाने सही कर लें? क्या उनके कहने पर अपनी झुर्रियाँ सही कर लें? क्या उनके कहने पर अपने मोटापे के ऊपर नज़र-ए-फ़ानी करें, या क्या करें? देखिए सच्ची बात ये है, जो असल दर्द सर है ना वो ये है कि इस मौसम में, सर्दियों में स्पेशली, हड्डियों में दर्द होने लगता है, पुराने दर्द। मतलब कि अगर हम रिसर्च कर रहे थे कि क्या है ख़वातीन का दर्द सर, तो हमें पता चला कि 62% ख़वातीन जो है वो बेचारी हड्डियों के दर्द से क्या बर्दाश्त करती हैं। हड्डियाँ जिसमें शामिल है कमर, घुटने, पाँव, पिंडलियाँ, एड़ियाँ, कोहनियाँ, ये हाथ की ये क्या कहते हैं इसे, रिस्ट, हाँ, कलाइयाँ, ये सारे दर्द पता नहीं कहाँ से छुपे पुराने दर्द ये हमें आ घेरते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप जितनी उम्र की हैं नहीं उतनी लगने लगती हैं, अपनी उम्र से 10 साल बड़ी, क्योंकि आप वो हिफाजत अपनी स्किन को नहीं दे पाती जिसकी वो जो वो डिज़र्व करती है। तो इसीलिए आपकी पैर की एड़ियाँ मैं भी छुपा लूँ, क्योंकि मेरा भी इस वक्त वही हाल हुआ है आपके जैसा, नंगे पैर घर में एकदम इमरजेंसी में भाग भाग के ये हशर हो जाता है। सो जब तक आपको कोई नोटिस नहीं कराता, यूटिलाइज़ नहीं कराता कि भाई ये खामी है आप में, आप उस खामी की तरफ गौर नहीं करती। जब दूसरे फोकस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ आपका दर्द सर बन जाती है। तो आइए इस दर्द सर को अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं और आपका थोड़ा सा सर का दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या क्या देखने को मिलेगा? हाँ भाई, हड्डियों के दर्द से छुटकारा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, आपके हेयर की प्रॉब्लम, ये जो ताना और जुमला सुनने को मिलता है ना, उम्र हो गई और अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो कम से कम इस 2.5 घंटे के बाद थोड़ा सा तो दर्द सर कम होगा। क्रेडिट गोज़ टू मी। गुड मॉर्निंग। यूएसए मुस्कुराई है इस बहार जो आई है। लड़कियां कम उम्री से ही अपनी जल्द को लेकर बहुत हसास होती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी बच्चियां कम उम्री में ही मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ रिसर्च की गई हैं। 270 लड़कियों से पूछे जाने वाले सवाल के मुताबिक तकरीबन 49% लड़कियां एक्नी का शिकार हैं। 350 लड़कियों पर की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक 50% लड़कियां अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर परेशान रहती हैं। 580 लड़कियों पे की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक 505 लड़कियां डार्क सर्कल्स की वजह से परेशान हैं, जबकि 30 से 50 साल की एज के ब्रैकेट में 306 खवातीन पर तजर्बा किया गया, जिनमें से 21% खवातीन पिगमेंटेशन का शिकार हैं।
और इस दर्द सर से छुटकारा हासिल करने के लिए थोड़ी सी टिप्स आपको दरकार हैं कि इस साल की शुरुआत में ही हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जिससे आपका ये दर्द सर तो कम से कम थोड़ी सी परसेंटेज पे दूर हो सके। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बिल्कुल आप? खैरियत से। नया साल आपको बहुत आपको भी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे साथ आमिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नदाब? मैं तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए आज मौजूद है। मुझे लगता है इनका कोई दर्द सर नहीं है क्योंकि ये इतनी मजे से और झकास जीती हैं। नहीं, हाँ वो मैं करती हूँ, हाँ। पर नहीं, दर्द सर इतने सारे हैं क्या मैं बोलती हूँ अब आदत होगी। लेकिन हमें वही तो मोटिवेशन चाहिए कि दर्द हाँ। सर भी है लेकिन जिंदगी को फुली और तौर क्या? पे और एंजॉय क्या, आप अगर एक चीज लेके बैठ जाओगे सो हाउ विल यू वर्क? हाँ। जिंदगी में चल नहीं सकती ना, आगे वहीं रुक जाएगी फिर। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। और हमारे पास है डॉक्टर फरानाज दोस्थेटिक फिजिशियन अमेरिकन स्टेटिक से हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी हैं हैं आप? आप? ठीक ठाक। आप पहली कैसी बार हैं? आई हैं हमारे जी शो मैं पे शायद। इट्स माय फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं भाई, आज जो है कुछ सवालात होंगे आप लोगों से। और जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा, माम तुम छोटी जब टीनेज में थी तो उस वक्त तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स थी स्किन की, या तुम किसी वजह से फिक्रमंद होती थी कि नहीं? अच्छा, मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल डिस्कलर्ड। मेरी स्किन हमेशा डिस्कलर्ड रही है। हाँ, वो आज मतलब तक, लाइक हाँ, मतलब इवन टोन नहीं है। इवन टोन नहीं है, वो आज तक वैसा ही है। कभी कभी प्रॉबेबली आप लोग सही बता सकते होंगे कि पानी ज्यादा पीने से वो बेटर हो जाता है या वेदर की वजह से बेटर हो जाता है, आई डोंट नो, बट वो अप एंड डाउन हमेशा से रहा है। और आज भी मैं इसको लेके बहुत कॉन्शियस हूँ कि मुझे पता है अच्छा मेरा ये एरिया थोड़ा डार्क स्पॉट्स हैं, और वो स्पॉट्स नहीं है, बेसिकली वो पूरा एरिया ग्रे है। मतलब तो ये वाला एरिया हाँ, ग्रे हाँ। अलग टोन Since का है, forever, ये वाला अलग बिल्कुल है, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है और ना? सिंस फॉरएवर ये ऐसा ही है। अच्छा, जब होता है ना, जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो एक्नी होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक्नी नहीं हुआ था, मेरा वाला फेज नहीं आया था। हाँ, अगली फेज हर बच्ची का आता है वाला। मैं अगली फेज से बोल रही हूँ कि बड़े हो रहे होते हैं तो इतनी सारी स्किन की चीजें, और पता भी नहीं होता ना कैसे खुद को रखा जाए। सिंपल होती हैं बच्चियां। आजकल की बच्चियों को तो मैं नहीं कहूंगी, आजकल बच्चियां हमसे ज्यादा उनको पता है कि वो जो एक बड़े मजे का एक जोक चल रहा था कि उस उम्र में तो हम मट्टी खा रहे थे, वाकई में ऐसे ही है। पहले नहीं इतनी चीजें होती थी, ना ही परमिशन थी। काजल लगाने तक की तो परमिशन इतनी एंड में जाके कॉलेज में मिली थी, तो थी ही नहीं। अब चीजें एडवांस हो गई, जो कि अम्मी अच्छा की भी जो है। बेचारी की एंटी एजिंग क्रीम पड़ी होती थी वही हम लगा लेते थे। लगा लिया मुंह पे क्रीम के, खुश हो गए ना लगा के, तो वही चीज है। तो आई हैव ऑलवेज बीन शिकार ऑफ ये डिस्कलरेशन। अच्छा, इसके अलावा नहीं। मेरे साथ भी टीनेज में यही था। डिस्कलरेशन तो वो मैं उसको पूछती भी नहीं थी क्योंकि मेरे एक्ने था, मेरे दाने थे। और वो जो है सब यही कहते थे ये तो जवानी के दाने, ये तो जवानी के दाने कह कर मैंने दानों को पाला है। और उसके बाद जब अक्ल आई, फिर इलाज कराया, डॉक्टर के पास गई, लेकिन ये दर्द सर था मेरे लिए। पर ये मिसकंसेप्शन है ना कि अच्छा जी बच्चियां बड़ी हो रही हैं इसलिए दाने हो रहे हैं। हाँ। पर आई थिंक उसके पीछे और भी खुद ही चले जाएंगे। हाँ। पानी का इंटेक ज्यादा करो। अच्छा, आप दोनों से सवाल ये है कि अगर बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं तो ये दानों का मिथ है कि ये तो जवानी के दाने हैं, प्लीज इसको जरा हल करें, क्यों होते हैं ये, और क्या हर किसी को क्यों नहीं होता अगर जवानी के दाने हाँ हैं तो? एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, एक तो रीजन जेनेटिक्स भी होता है। अच्छा, कि आपके जीन्स खानदानी। में है, आप जैसे ही 13 इयर्स के होते हैं, एंटर होते हैं, तो आपके जीन्स जो है वो सुपर एक्टिव होते हैं और आपको एक्ने शुरू हो जाती है। हाँ। लेकिन अब तो ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद है, ऐसे सीरम्स मौजूद हैं, बट यू शुड नो सबसे बेसिक चीज़ टाइप ऑफ एक्नी और टाइप ऑफ स्किन पता होनी चाहिए ओके, आपको। ओके। हमारे यहाँ जो रैंडमाइजेशन है ना कि आपने मेडिकल स्टोर वाले से क्रीम पूछ के लगा ली है, तो वो जो है, और स्पेशली फार्मूला क्रीम्स, तो ये जो है वो इनिशियली तो एक्नी सेटल डाउन कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद जो एक्नी बार बार होती है उसकी वजह से वो फिर सेटल डाउन नहीं होती। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां दाने फोड़ती हैं अपने। जी, इसका सबसे जो मेजर इशू है वो यही है कि एक्नी को जब आप छेड़ेंगे, एक्नी को आप स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा कि उस वक्त तो आपकी एक्नी आपको लगेगा कि खत्म हो गई, लेकिन इट विल लीव अ स्कार, और वो स्कार आपकी पूरे थ्रू आउट आपकी लाइफ में रहेगा। फिर वो उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो जाता नहीं है फिर। तो इसलिए टीनेजर्स को स्पेशली हमें एजुकेट करना होता है कि अगर एक्नी आ गई है तो जस्ट गेट द ट्रीटमेंट राइट अवे रादर अच्छा, देन कहते खाने से भी आती है कि आप जंक खा रहे हैं, आप Oily- noodles oil खा based रहे हैं, खाना और- बिल्कुल oil ऐसे है। based आपकी junk। डाइट 90% जो है ना वो आपका डाइट है। अगर जब तक आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, यू कैन नॉट हैव अ गुड स्किन। लाइक जब मैं चॉकलेट खाती थी तो मुझे लगता था टीनेज में, अब नहीं, अब तो चॉकलेट खाती हूँ तो यहाँ दाने निकलते हैं, acne। बोटे निकलते हैं, लेकिन उस वक्त एक्ने निकलता था। और मैंने जब अपने डॉक्टर से पूछा तो नहीं खाती रहो, कुछ नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ गलत, जिसकी वजह से ये हो रहा है।
नहीं, सबसे बड़ा ट्रिगर ही स्वीट है। स्वीट आइटम्स जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग तो फैक्टर खाली चॉकलेट नहीं, शुगर भी शुगर यानी। शुगर है, शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर है। इसके अलावा आजकल जो हमारा जनरेशन है, जो लॉट है, वो जंक फूड, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है कहते वो हैं गरम चीजें, जो गरम तासीर की चीजें होती हैं उससे दाने होते, क्या ये सही है या मिथ है? ये भी मिथ ही है बेसिकली। अच्छा। वही मैंने अभी जैसे पहले बताया, जैसे आपने कहा कि चॉकलेट, अच्छा कुछ जो है फ्रेटर्निटी डर्मेटोलॉजिस्ट की सपोर्ट करती है कि फूड से होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं होती, हाँ। बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेनेटिक्स। अगर मेरी फैमिली में है जैसे आपको चॉकलेट से, तो आपकी जीन्स में होगा, मेरी जीन्स में। लेकिन 100 में से अगर हम टीनेज को चूज करें तो हार्डली 20 को चॉकलेट से एक्ने होगी, 80 को नहीं होगी। अच्छा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो है वो 50% फ्रेटर्निटी कहती है कि होती है फूड से रिलेटेड और 50% के नहीं होती। बट द थिंग इज दैट कि जितना आप मीठा खाते हैं आपके स्वेट ग्लैंड उतना ही सीबम प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट विल लीड टू द एसिडिक एक्ने। जितना आप सीबम, क्योंकि पानी का इंटेक कम करते हैं बच्चे, अगर पानी से बैलेंस कर रहे हैं आप, जैसे चॉकलेट खाई आपने, मीठा खाया, अगर आप पानी का इंटेक अच्छा है तो ताकि फिर वो निकले फ्लश आउट toxins। हो गए टॉक्सिन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खा नहीं सकते, आप ज़रूर Exactly, खाएं, लेकिन ऐसे भी नहीं खाएं कि आप आदत ही बना लेंगे बस। बच्चे खाते हैं मिर्चों वाले चिप्स, जी बिल्कुल। चीज में मसाले वाली लड़कियां, चीजें। ओह माय गॉड, ये जो जवान लड़कियां हैं इनको तो चटोरियां हैं, पता नहीं क्या लेके पैदा हुई हैं ये लोग। हम लोग भी ऐसे ही थे यार। यस बिल्कुल। टेस्ट बड ही होते हैं टीनेज में, टेस्ट बड्स आपके बहुत सुपर एक्टिव होते हैं, आपको अच्छा ही अच्छा, बहुत अब अगर मीठा जैसे एक्ने निकलना शुरू हो गई है और अम्मी कह रही हैं कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, उस जमाने में तो फैशन भी नहीं होता था, कुछ साल पहले की बात करूँ, अब है कि अम्मियाँ भी ख्याल करती हैं, और अम्मियाँ कहे छोड़ो जवानी के दाने, तो हम क्या हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, Never. बिल्कुल भी नहीं। नेवर नो। इसका इलाज अगर कराना आप- चाहिए। हाँ, तो क्योंकि- 13 साल में भी अगर है, यस क्योंकि आप छोड़ेंगे अगर निदा तो आप स्कारिंग की तरफ जाएंगे। देखिए जो एक्ने खुद भी हील अप होती है ना, वो भी आप नोट करिएगा, हल्का सा जो है वो डेप्थ लेकर आती है, स्कार जी, लेकर। जी, तो वो भी है कि जैसे ही अब अर्ली स्टेज में करना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए पहले जो है वो इतना जंक फूड और बाहर का खाना नहीं था, अब जितना ज़्यादा अब है। ज़्यादा हो गया है। अगर आप उसको लेट इट गो करेंगे, इट विल लीव, ठीक हो जाएगी एक्ने, बट अल्टीमेटली इट विल लीव स्कार। और स्कार के ट्रीटमेंट फिर बहुत लेंदी होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, अब हमने दानों की बात की, अब हम करेंगे डिस्कलरेशन, जो कि इन्होंने भी फेस की। सारी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं, पॉइंट्स में सफर करती हैं, ये जाहिर है सब सूरज की वजह से होता है। सनब्लॉक हमारे, हम तो नहीं लगाते थे, अब शायद हम ने बाबर कराया है। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने पहली दफा जिंदगी में सनब्लॉक तब लगाया था जब कहीं वेकेशंस पे थाईलैंड टाइप की जगह पे गई थी और काम के लिए। उसके बाद मैंने अब एक्चुअली, अब मुझे ये बात बोलते हैं बड़ी अजीब लगती है कि सबको बोलते हैं कि ये करो, लेकिन मैंने अब रिलीजियसली सनब्लॉक लगाना शुरू हुआ और मुझे लगा कि मेरी स्किन उससे बेहतर होना शुरू हो गई है। देखो, जिस चीज के बारे में जितनी बात होती है ना, वो उतनी ही लोग समझते हैं। और ये वाला भी एक होता है ना, आप लोग जरूर इस बात को अग्री करेंगे कि हम बोलते हैं जी बाहर जा रहे हैं सनब्लॉक लगाएं। सनब्लॉक तो घर की लाइटों में भी लगाना चाहिए, किचन में जाते हुए भी होना चाहिए फेस पे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो सनरेज इतनी स्ट्रांग हो गई कि इवन इफ यू आर इंडोर एंड यू हैव विंडो, harms your skin. द रेज आर क्रॉसिंग इट, सो आप ये आदत बना लें डेली के मैं आई एम गोना वॉश माय फेस, आई एम गोना यूज अ गुड मॉइस्चराइजर एंड देन यूज अ सनब्लॉक टू प्रोटेक्ट माय स्किन, टू प्रोटेक्ट द बैरियर ऑफ द स्किन। अच्छा, डिस्कलरेशन जैसे मैं कहूंगी कि छोटे होते से ही मुझे वो था डिस्कलरेशन। अच्छा, प्रॉब्ली मेरा उसके- थिक हेयर है या क्या? बिल्कुल, उसकी क्या उसके वजह है? 2 रीजंस होते हैं। एक के कुछ टूथपेस्ट हमारे ऐसे हैं जो कि आपको अराउंड द माउथ डिस्कलरेशन कराते हैं, उसका जो झाग लगता है, ठीक है, स्पेशली आपके जो जेल बेस्ड होते हैं उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके डिस्कलरेशन, और हम बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं ना, हम ब्रशिंग करते हैं, झाग बाहर आता है तो वी फील हैप्पी कि बड़ा साफ हो, मुंह साफ हो रहा है, ठीक है। तो एक तो जेल बेस्ड नहीं यूज़ कीजिए, आप क्रीम बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, तो उससे डिस्कलरेशन नहीं होती है। सेकेंडली, फीमेल बॉडी में मर्दाना हार्मोन जब बढ़ता है तो भी अराउंड माउथ डिस्कलरेशन होती है, उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो बचपन में कहाँ से बढ़ जाता है भाई? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल। आजकल बचपन क्या है, रात या सुबह 4 बजे 5 बजे तो बच्चे सोते हैं और फिर उठ के सुबह 6-6:30 बजे स्कूल भी चले जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। हार्मोन्स बैलेंस करने की लाइक वो बहुत छोटी एज से इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में उसी पे आ उससे रही कोई थी। फर्क पड़ेगा? उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं फ्रॉम ब्रेन से लेकर यूट्रस तक के, एंड इट इज़ गुड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए। आपको फिर हार्मोन्स की आपकी बेसिकली एक्टिव एक्नी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है
और बार बार आपको ट्रिगर नहीं होती है, पर्जिंग नहीं होती है। तो इससे डिस्कलरेशन भी आप उससे कह रही हैं, क्योंकि डिस्कलरेशन वो भी सही हार्मोन्स हो- बैलेंस yes, बैलेंस होंगे। हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यार हमें किसी ने बताया नहीं। तब ये हमने तो पाली है डिस्कलरेशन पाली है। मुझे तो था, मुझे कोई गोरा होने का शौक नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि मेरी स्किन Unitone, इवन लगे, unitone, मतलब मैं तो इतनी कॉन्शियस, आज तक मैं इतनी कॉन्शियस होती हूँ कि मैं कितनी, होता है ना आपको, आप वैसे ही दिख रहे होते हो जैसे आपको पता होता है कि आप वैसे हो, अनलेस यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा नहीं मैं तो इतनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे आज तक भी मेरे सेट पे भी मैं जब होती हूँ, आई ऑलवेज से ये ग्रे तो नहीं हो रहा है, ये मेरा पहला सवाल होता है, ये एरिया ग्रे तो नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि वो जहन में है कि वो है ही वहाँ पे, उसका कोई और चीज़ है नहीं। अच्छा, आई डोंट नो, मेरे जब बहुत सारे दाने निकले थे टीनेज में, तो मुझे रो ऑक्यूटेन दी थी डॉक्टर ने मेरे, उसके बाद मेरे स्कार पड़ गए थे, उसकी वजह से उस स्कार को सही करने के लिए भी एक बहुत अच्छा सा जेल दिया था। उस जेल को लगाने से जहाँ जहाँ दाने थे ना, वो कलर, वो हिस्सा जो है वो फेयर हो वाइट हो गया, वो स्कार्स को मतलब वैनिश करने के लिए, और बाकी पोर्शन कुछ और कलर का रह गया। तो अब वो मतलब कुछ अजीब सी कार्टून नुमा शक्ल हो गई थी मेरी, फिर जाके मतलब सेटल होना शुरू हुई। तो ये क्या चक्कर है, इसको किस तरह, इससे छुटकारा कैसे पाए? अच्छा, वो ये होता है कि आप जो जेल्स होते हैं बेसिकली उनको आप कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करेंगे तो फिर आपकी जो है वो यूनिटोन स्किन नहीं रहती है। आप जो है, अब उसका तरीका ये होता है कि आपके जहाँ पे स्कार्स नहीं है वहाँ पे आप या तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, जो भी आपकी स्किन टाइप है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, आप उसको कवर कीजिए। और फिर उतने पार्ट पे जहाँ पे आपके स्कार्स हैं आप जेल विद दैट मॉइस्चराइज़र लगाइए, तो वो आपकी वाइट टोन नहीं आती। वो आप सही कह रही हैं, एक बिल्कुल वाइट टिंज जो है अलहदा पता चलती है कि ये ट्रीटेड एरिया है। तो उसके लिए अब यही तरीका है कि आप पहले मॉइस्चराइज़र फुल फेस पे लगा लीजिए और उतने हिस्से पे भी आप विद मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं, सिरम्स आते हैं, उसके साथ जब वो जेल यूज़ किए जाते हैं तो अब वो निशानात नहीं। देखिए, एक तो आपने मुझे हल बताया कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल बच्चियां खा सकती हैं डिस्कलरेशन के लिए। सेकंड आपने ये बताया स्कार्स वगैरह का एंड डिस्कलरेशन, लेकिन उसके अलावा कैसे सही करें? उसके कुछ मैं इसमें ऐड ऑन ये भी करूँगी कि अब जो है हमारे जैसे पुराने वक्तों में ये होता था कि लेज़र हेयर रिमूवल नहीं था, तो क्या करते थे हम, वैक्सिंग कर ली, थ्रेडिंग कर ली, तो उसकी वजह से भी आपके ज़ाहिर इनग्रोन्स भी होंगे, ये जगह डिस्कलर भी होगी। तो अब जो है, जो स्पेशली जो यंगर लड़कियां हैं उनको मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप लेज़र हेयर रिमूवल कराकर बेहतर है कि अपना जो है वो गेट रिड ऑफ द हेयर फॉलिकल। जब आपका हेयर फॉलिकल नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जगह भी, उसकी डिस्कलरेशन भी नहीं होगी। क्या 13 साल की उम्र से बच्चियां करा सकती हैं? बिल्कुल, एज सून एज यू हिट योर प्यूबर्टी यू कैन, लेज़र हेयर रिमूवल इज द सेफेस्ट प्रोसीजर। ओके, और उससे आपको लगता है कि डिस्कलरेशन बिल्कुल जो बढ़ रही होती है वक्त के साथ साथ वो कम होती जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि आपकी वैक्सिंग और थ्रेडिंग से सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इट हैज़ कॉस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चियों का गर्म खून है, जल्दी जल्दी हम, जैसे मेरे अपर लिप्स इतने जल्दी जल्दी नहीं आते जितनी मेरी बेटी के जल्दी जल्दी आते, बट हर वक्त थ्रेडिंग चाहिए। It's not related to गर्म खून, it's not related to गर्म खून, it's related to your immunity and it's related to your hormones। जितना आप हार्मोन्स बैलेंस करेंगे, और जैसे फरा ने कहा कि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर फॉलिकल्स, आपके फॉलिकल्स जो हैं आप जितना निकालेंगे उसको रिमूव करेंगे, लाइक थ्रेडिंग, वैक्सिंग, उतना फॉलिकल आपका थिक निकलेगा और फिर डार्कनिंग फील होगी आपको। तो जितनी आप, जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी हिट करें आप लेज़र रिमूवल करा लें, सिटिंग्स भी कम होती हैं उस वक्त, जो है बहुत मैच्योर हेयर नहीं होता, ईजी टू रिमूव होता है, और आपकी सिटिंग्स क्योंकि कम होती हैं तो पॉकेट फ्रेंडली होता है। ओके, एंड ब्लीच एज वेल, ब्लीच ना करें। exactly। ब्लीच भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिस्कलरेशन के। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, और वो ये है कि छाइयाँ भी कुछ डिस्कलरेशन वाला ही इलाज होता है? नहीं, छाइयाँ जैसे पिगमेंटेशन कहते हैं। यस, एग्जैक्टली। इलाज इज डिफरेंट। अब छाइयों के दो रीजन होते हैं, या तो एक्सेसिव आपके हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आयरन लेवल कम हो रहा है। अच्छा, दोनों में? 90 तुम्हें तो कभी नहीं हुई? कम होने नहीं, शुक्र है। 90% जो है वो कमी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी से, और 10% जो है वो हाई लेवल होने की वजह से भी होता है, और दोनों के ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। अच्छा, और कुछ हम खुद भी कॉज करते हैं बाय यूजिंग स्टेरॉइड्स, एंड देन कुछ स्टेरॉइड से कैसे, मतलब? स्टेरॉइड्स गोरे वाली क्रीम, जो फॉर्मूला क्रीम्स है, ओके, उससे जो वो जो फेयरनेस क्रीम गोरे हो जाते हैं एकदम से। उससे तो मतलब आपने जला दी ना अपनी स्किन।
बर्न कर दिया उससे आपने। छाइयाँ क्यों पड़ जाती? क्योंकि देखें आपकी लेयर्स हैं स्किन की, अब आपने वो क्रीम लगाई तो क्या किया, उसने आपकी सुपरफिशियल लेयर को डैमेज करना स्टार्ट किया। अब जो, क्योंकि हम लोग वी आर ब्राउन पीपल, हमारे अंदर मेलेनिन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपने जब ये वाली क्रीम्स यूज़ की, आपने अपनी मेलेनिन की ओवर प्रोडक्शन कर दी, तो जो पिगमेंटेशन या छाइयाँ छुपी हुई थी वो सरफेस पर आ गई। आहा, फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ खवातीन को हो जाती हैं। हाँ। फिर ये फेयरनेस क्रीम्स भी ऐड ऑन होती हैं, फिर यूवी एक्सपोजर भी है, आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया, सालों साल आपने बगैर सन ब्लॉक के यूर आउट इन द सन, दैट आल्सो एड्स अप। सो ये वजह है। ये भी है। अच्छा, फिर साथ अगर हम झुर्रियों की बात करते हैं, झुर्रियाँ कुछ लोगों के अक्सर मैंने देखा यहाँ आंखों के नीचे से तो होना शुरू हो जाती है। देखो खवातीन क्या जिनकी वाकई से, हाँ, क्या सॉरी मैं बात कर रही हूँ, क्या हाँ। वाकई से एज रिलेटेड ये होती हैं झुर्रियाँ, या मैंने अक्सर बहुत नॉर्मल, बहुत बड़ी एज की नहीं, छोटी एज की लड़कियों को भी देखा है कि उनकी झुर्रियाँ आना शुरू हो गई। आजकल इसलिए कॉमन है कि ना मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आप लाइफ स्टाइल आपका ऐसा है, स्क्रीन के सामने बच्चों का टाइम ज़्यादा है, एंड बेसिकली आप जो है ज़्यादा आइज़ जो है वो फोकस करना पसंद करते हैं, तो वो जितना फोकस कर रहे हैं उतनी जल्दी बच्चों की झुर्रियाँ पड़ रही हैं। आजकल तो आप देखें 15 साल के बच्चों की अराउंड आइज क्रोस फीट होते हैं, वो 15 इयर्स में आजकल बच्चियों का बोटॉक्स कराना नॉर्मल हो गया। Oh my God, यस बिल्कुल, मतलब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मैं कहती हूँ बेटा यू डोंट डिजर्व इट, आप सिर्फ सीरम लगाइए और अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, एंड दे वांट कि नहीं मुझे तो ये बुरी लगती अच्छा, है। अब जैसे लाइक यंग एज में झुर्रियाँ आना शुरू हो, तो हम बोटॉक्स वगैरह की बजाय क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो मतलब उसको रोकें आने से? देखिए प्रिवेंटिव तो यही है कि जो कॉज है आप थोड़ा उसको मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो आपने वो मिनिमाइज करना है, या फिर आप वो गॉगल्स ड्राई भी तो होती है ना? ड्राई भी होती है, और वो गॉगल्स पहनिए जिससे आपका फोकस जो है ना वो एग्जैक्ट हो, आपको अपनी आईज पे स्ट्रेन देना ना पड़े। आंखें मीचते हैं ना, यूं करके देखते हैं, तो उसकी वजह से वही चीज हो जाती है। जितना स्ट्रेन पड़ता है ना, तो आपके मसल यहाँ के लूज हो रहे हैं, हाँ। वो जितनी जल्दी लूज होंगे तो आपके क्रॉस फीट आएंगे। अच्छा, अब करना क्या है कि हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, एक सुबह उठ के आपने अपने हाथ से ये मलना है, ऐसे यूं करना है, इसमें ये जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है आप इसको यूं स्ट्रेच कीजिए। कर ही ना लें बच्चे, कर सकते हैं, लेकिन मैं टेलिंग यू बच्चों को बताती हूँ एंड दे डू इट। और थोड़ा सा क्रीम्स वगैरह भी वो लोग और लगाएं। हाइलोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर मिलते हैं, जब भी आपको काम करना है कंप्यूटर के सामने आपने मसाज किया अपवर्ड डायरेक्शन में, टूल्स भी आते हैं आजकल, हाँ, ठीक है, dryness अल्ट्रा वायलेट रेज वाले टूल्स आते हैं, आप उससे मसाज करके सो सकते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो स्ट्रांग होता है, वो आपका यहाँ पे उसकी पावर बढ़ती है, तो आप तेजी से वो मसल नीचे नहीं आता। सही। ये सबसे बेसिक के 15 साल के बच्चों को या 13 साल के बच्चों सिर्फ और सिर्फ हाइलोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, और फिर खाने में आप वो ग़िज़ाएं खाएं जो आपका कोलेजन प्रोड्यूस करे, अच्छा प्रोड्यूस करे। हाय, अब वो रह गया, बताना जल्दी जल्दी बता दें कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं खाने की वो कोलाजन जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे इस तरह के अच्छा, झुर्रियों आप को? 13 ईयर से एक्ने स्टार्ट हो रही है, जिंक का इस्तेमाल हाँ। और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सारे नट्स खाने हैं, हाँ। वो चीज़ें जो आपके Time, कोलेजन break पे हो प्रोड्यूस रहा है। करें, और उसके साथ जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। सर्दियाँ आ गई, ओमेगा 369 का इस्तेमाल बच्चों ने बहुत अच्छा करना है, हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। मछली तो खाते नहीं तो यही हाँ, खिलाएं। ओमेगा हाँ। 369 खाना जरूरी ठीक है। है। फिर इसके अलावा सेलेनियम और वो चीज़ें हैं जिसमें सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और फॉलिक एसिड मौजूद हो, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ओके ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और दर्द सर, ये ही खाली नहीं है दर्द सर, और भी बहुत है, दुनिया में बहुत कुछ करना है। गुड मॉर्निंग। लड़कियों के बाल उनके हुस्न को चार चांद लगाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन रिसर्च के तौर पर एक पाकिस्तानी लड़की के बाल औसतन 15 या 16 साल की उम्र में ही हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में 18 से 24 साल की उम्र की 353 खवातीन पर सर्वे किया गया, जिसमें 58% खवातीन हेयर लॉस का शिकार हैं। 30 से 50 साल के दरमियान 50% खवातीन हेयर लॉस का शिकार हैं। 50 साल से ऊपर तकरीबन 40% खवातीन हेयर लॉस के मरहले से गुजर रही हैं। हाय हाय हाय, आदमियों में कहते हैं मुछ नहीं तो कुछ नहीं, और औरतों में कहते हैं बाल नहीं तो कुछ नहीं। आजकल तो दोनों हैं,
बाल और मुछ दोनों हो गई हैं आदमियों में। शादियां नहीं होती देखी। हाँ ये तो खैर है, ये तो आदमियों की नहीं, हम औरतों की बात करें आज। हाँ हम नहीं लिफ्ट करा रहे आज आदमियों को, लेकिन ये है कि देखिए बालों की अगर आप बात करें तो बाल जो है वो एक एसेट है औरत के लिए, एक लड़की के लिए खूबसूरती की निशानी समझा जाता है, लंबे बाल और ये और वो। और पता नहीं पुराने ज़माने की अगर आप कहानियाँ उठाएं तो सर की मालिशें हो रही हैं, चुटियाँ क्या कहते हैं गोंद रही हैं, गूंदना। हाँ चुटियाँ गूंद रहे हैं। ये पुराने ज़माने में सारे ड्रामों में फिल्मों में दिखाया जाता था ना कि ये बच्चियों की खिदमत होती थी, उनके लिए शैम्पू तैयार कर रहे हैं जड़ी बूटियों के और वो इस तरह की चीज़ें। सो तुम्हारे अपने टीनेज में कैसे थे बाल? मतलब मेरे बाल इतने लंबे, ओए होए इतने लंबे, और मेरे अब्बा की जान होती थी ना उसके अंदर, बालों को हाथ नहीं लगाना। लंबे बाल, इतनी मोटी चुटिया। तो वो स्कूल भी मैं जब जाती थी पहले, टीन से पहले से, मतलब मेरे बाल पता नहीं अम्मा कब से बढ़ा रही होंगी, तो लिटरली इतने घुटने तक बाल थे। और ये एग्जैजरेशन, विदाउट एनी एग्जैजरेशन कभी। अम्मा ने बताया ये बाल कैसे बढ़वाए मेरी हैं? अम्मा के बाल बहुत अच्छे हैं, तो शायद वो उससे मुझे मिला था, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा कदर नहीं की, तो अब इतने से रह गए बाल। और उस वक्त वो इतने लंबे बाल थे, तो वो चुटिया बांधना और वो ब्रश करना, क्योंकि मैं नहाए बगैर नहीं रह सकती थी बचपन से, कि नहीं दिन में 2-3 दफ़ा नहा रही हूँ। ये एक्चुअली ये मुझे सब बोलते थे मैं कोई सिवियर किस्म का OCD प्रॉब्लम है शायद ये। यार ये तो फिर बाल जाने की एक हाँ, कड़ी तो ये मैं भी वो है। बाल shampooing, एग्जैक्टली वो बाल खोले, लेकिन अच्छा उस वक्त बाल बिल्कुल ठीक थे मेरे बाल। अब जाना शुरू हैं, लेकिन अगर उस वक्त की बात की जाए तो लंबे बाल। और मेरा सबसे ज़्यादा मसला ये होता था कि बाल ब्रश करने में इतने उलझते थे कि इतने लंबे थे और इतने घने थे कि वेट से मुझे लगता था मेरे बाल नहीं हो रहे। मैं सारा वक्त यूँ होती थी वजन से, क्योंकि सर पे बाल बहुत ज़्यादा थे और अच्छे बाल थे। प्रॉब्लम भी अम्मा ने इतनी मेहनत की होगी कि मैंने तो कभी मुझे आदमी अम्मा ने बताया कि वो ऑयलिंग करती थी, क्या अम्मा ऑयलिंग भी करती थी मेरे साथ। अम्मा अच्छे वो जब तक अम्मा के हाथ में थे तो वो नट्स भी खाने को आ रहे हैं, फ्रूट आज तक भी मुझे कोई दे देना तो अच्छा मैं खा लूंगी, खुद से नहीं होता। वो फ्रूट बोल्स अम्मा मेरे भाई के लिए बना के रख देती थी कि ये तुम्हारा है, ये खाना है, ये पीना है, ये खाना है, ये जूस पीना है, ये करना है। तो और फिश, अम्मा बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो फिश का बहुत ज़्यादा हमारे से दाल चावल ही बन रहे हैं तो मछली ज़रूर होती है आज तक। तो फ्राइड बालों में फिश तो सर्दी सब कुछ गर्मी ही में मिल रहा है। कोई नहीं That's वो why होता she has a good height and good hair also. मे बी। तो वो उस तरफ से, ऊपर से मेरे अब्बा की साइड के बाल भी बहुत अच्छे हैं, हाँ तो वो शायद दोनों तरफ से both मिला sides था, genetic. लेकिन सैडली उसका ख्याल नहीं रख पाए और अब तो ऐसे बाल गिरते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती कि वो बिल्कुल यूं उतरते हैं ना बाल। आप शैम्पू करो ना भी करो तो वो ऐसे हाथ में डालिए। अच्छा क्या वजूहत है बाल गिरने? देखिए सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आजकल स्ट्रेस है, ठीक है। हम सभी हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया है, सोने की रूटीन, डाइट, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं। दूसरा ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। सबसे ज़्यादा हमारी जो यंगर जनरेशन है उनमें क्या है, विटामिन डी, आयरन, B12, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, आप हेयर सप्लीमेंट्स ले लें, व्हाट्सोएवर, जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे हेयर लॉस होता रहेगा। तो डाइट एंड ये सब न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों को सपोर्ट करते हैं? जैसे होता है ना कोई चीज़ स्किन के लिए है, तो ये जो बालों को सपोर्ट करते हैं वो कौन से? बायोटिन है सबसे ज़्यादा, बायोटिन है। आयरन आपकी जो है ना लेवल्स अच्छे हों तो आपके बाल हेल्दी होंगे। आप विटामिन डी है, इवन जिंक एंड मैग्नीशियम जैसे आपने कहा, ये सब चीज़ें देखें, ये सब चीज़ें अगर होंगी प्रॉपर तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। अच्छा, जैसे हर कोई विटामिन्स नहीं लेता कि कुछ लोग नहीं ले पाते, जैसे मैं हूँ, मैं आई एम वेरी बैड एट माई विटामिन्स, आई डू टेक देम 3-3, 4-4 महीने बिल्कुल सही चल रहा है, फिर एकदम से अच्छा बाद में ले लूँगी, बाद में ले लूँगी। तो खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ें जो खा के बंदा कर सकता है? मेरी बेटी है अभी, तो मैं चाहती हूँ उसके बाल अच्छे हो, जो मैंने अपने साथ किया है वो उसके साथ ना हो। देखिए आपने अभी कहा, अभी तो थोड़ी बताया देर पहले कि आपने कहा कि नट्स में बहुत लेते हैं। तब सबसे तो पता है ज़्यादा तुम्हें। फिश, ठीक है, फिश हो गया प्रोटीन एंड स्ट्रेट अवे, चिकन का प्रोटीन एंड स्ट्रेट अवे। तो हेल्दी डाइट अगर आप रखेंगी जिसमें आपका नट्स का इंटेक है, फ्रूट्स का इंटेक है, वेजिटेबल, स्पिनच में सबसे ज़्यादा आयरन है जी। ग्रीनी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट। आप कुछ आजकल तो चुकंदर में भी तो है ना? तो आजकल तो वो ट्रेंड भी है ना, वो जो ग्रीन बूस्ट जूस जी, green तो हाँ वो आप पिए तो आई थिंक वो तो स्ट्रेट अवे आप अपना जो है वो ले रहे हैं आयरन। तो आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए एंड फॉर योर हेयर एज वेल। ओके। अच्छा आप देखें जैसे हेयर लॉस हो रहा है ना, अब आजकल हम बहुत देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ टैंकर का पानी तो डल रहा है, बिल्कुल, फिर खुश्की हो रही है, फिर हम बालों में स्प्रेज वगैरह लगाते हैं, ओवर शैम्पू करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं ख़वातीन को पता। जैसे ये 3 दफ़ा शैम्पू कर रही थी दिन में, तो ये सही है क्या? के बगैर तो मैं आज तक अच्छा होता है, अब थोड़ा वो हो गया कि अच्छा एक दिन चला लूं बाल,
कि चलो ठीक है अब तो ऑयल, क्योंकि अब ज़ाहिर है हर रोज़ बाल बन रहे हैं। मैं प्रोडक्ट्स कोशिश करती हूँ ना लगे बिल्कुल भी, लेकिन हीट तो फिर भी लगी रही होती है। और Yes, आजकल तो पहले स्कूल के टाइम पे हीटिंग लगा के जाना कोई सवाल ही बना कि आयरन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ना नहीं। स्ट्रीकिंग हाँ, होती कुछ थी, भी नहीं, ना बाल ड्राई स्ट्रेट होते करें थे। या हेयर ड्राई करें। मैक्सिमम सर्दी में अगर नहाएं सुबह सुबह तो अम्मा ने हाथ से बाल ड्राई कर दिए, ब्लो ड्रायर लगा के, हेयर ड्राई लगा के। खुद से तो कभी भी नहीं होता था। अब तो स्कूल के बच्चे भी बाल कर्ल भी कर रही हैं, स्ट्रेट भी कर रही हैं, तो वो तो अब से शुरू है सब कुछ। हमारा फैशन ये होता था बस शादी में जाना है बाल खोल लेंगे बस। हाँ, बाल खोल के बम्प भी है बालों में, तस्वीरें पुरानी, पोनी का बम्प है सर में, लेकिन बाल खुले ये और या फिर आधा आधा बांध लेंगे। Yes, ये हमारी exactly. स्टाइलिंग होती थी। बिल्कुल और हम मैंने तो शादी के बाद डाई कराए, मतलब बच्चे होने के बाद। आई थिंक सिंपलर टाइम्स, उस वक्त इतना था भी नहीं, अब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन, वी कांट इवन अब ब्लेम देम। कंपटीशन ज्यादा हो गया तो ऑनेस्टली। अब हमने 2-3 सवाल एक साथ कर दिया आपसे। बाल गिर रहे हैं, टैंकर का पानी है, बहुत सारी और वजूहात है, रोके कैसे, क्या अच्छा, टैंकर के पानी पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, तो जो है वो फिल्टर वाटर आपने यूज़ करना ज़रूरी है। आप लास्ट रिंस एटलीस्ट फिल्टर वाटर से कीजिए। ओके। उससे ये होता है कि जो टैंकर के पानी में मेटल्स होते हैं ना, वो आपके स्कैल्प में जमते नहीं हैं। वो ग्रेजुअली जमते फिर जमते निकल आपके आएंगे। स्कैल्प को डैमेज करना शुरू करते हैं, उसको वीक करना शुरू करते हैं। उसकी वजह से हेयर फॉल, डैंड्रफ और वो मल्टीपल। आखिरी जो मग है, एक आखिरी मग जो है अब शावर से भी नहा रहे हैं, फिर आखिरी एक मग भर के बिल्कुल आप साफ पानी का जो फिल्टर्ड वाटर है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आपके यहाँ जो है वो टैंकर का पानी आता है या कुएं का पानी है, आपने जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। मतलब खाना है जिंक। अगर आपके इंटेक मछली का नहीं है, नट्स का नहीं है, देन यू शुड टेक जिंक 100 मिलीग्राम, एलिमेंटल जिंक कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पे ले लीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे ले लीजिए। उससे क्या होता है नेता, उससे ये होता है कि आपका फॉलिकल स्ट्रांग रहता है, तो जो मेटल कंटेंट जाता है वो उसको बाहर फेंकता है कि जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, यू गेट इट। तो आपका जमता नहीं है, और जब जमता नहीं है तो फॉलिकल वीक नहीं होता, वीक नहीं होगा तो बाल नहीं गिरेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो हार्ड वाटर का इशू है। अच्छा, अब मुझे खुश्की के बारे में बताएं, खुश्की से भी बाल गिरते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए खुश्की की रीजंस होती हैं। सबसे पहले ये कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक्सेसिव शैम्पू करती थी। अब एक्सेसिव शैम्पू से क्या हुआ कि आपका स्कैल्प ड्राई हो गया। आपको ड्राई हुआ तो वो डैंड्रफ की अपीयरेंस हो गई। अब डैंड्रफ या ड्राई स्कैल्प से आपका जो फॉलिकल है वो वीक हो गया, तो वीक होके वो खुद ही गिरा। आप यानी कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो आपके बाल आपके हाथ में आएंगे। क्यों? क्योंकि स्कैल्प ड्राई। अब इसको बेहतर करने के लिए क्या है कि आप शैम्पू या ट्वाइस इन अ वीक कर लें, रोजाना नहीं करें, ठीक है, या थ्राइस इन अ वीक कर लें। अगर आपका बहुत लोग ऑयल भी तो लगाते हैं कि स्कैल्प ड्राई हो गया। आई थिंक थोड़ा सा ये थोड़ा कॉन्ट्रा वो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है आपकी डैंड्रफ, क्योंकि वो देखिए डैंड्रफ क्या है, इट्स अ फंगस। अब आपने उस पर ऑयल लगाया तो आपने अपनी डैंड्रफ को और बढ़ा दिया। असल में ऑयल से सिर्फ सुकून मिल रहा होता है आपको, मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि जैसे आपको ड्राइनेस हो रही होती है, आप क्रीम लगाते हैं, आपको थोड़ा सुकून मिलता है। उसी तरह जब घर सर में खारिश हो रही होती है, तेल लगता है, थोड़ा सा तो ब्लड आपको फ्लो थोड़ा अच्छा हो सुकून जाता मिलता है। है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। देखिए अब ये जैसे ना, ये इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। अगर आपके खुश्की है तो इट्स अ फंगस, आप फंगल ट्रीटमेंट लेंगे देन ही सही होगा। ऑयल का क्या है कि अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा, एक तो फंगस की जो है वो मूवमेंट होती है, और हम रिकमेंड करते हैं कि कोई आप एंटी फंगस की फंगल मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी से जगह दूसरी जगह ट्रांसफर जा रही है। जब आप ऑयल की ऑयल मसाज कर रहे तो हैं, मजीद आप स्प्रेड कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो हम ये कहते हैं अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो आप जो है जहाँ जहाँ फंगस या स्पेसिफिकली खुश्की है उस एरिया को छोड़ दीजिए, या सिर्फ उसको डैप कीजिए। आपने लगा लिया, आपने मसाज नहीं करना वहाँ पे। सेकेंडली, आप हाफ एन आवर उस ऑयल को रखिए, और उससे पहले शैम्पू से पहले कोई भी अच्छा एंटी फंगल लोशन लगाइए, ताकि वो डैंड्रफ जो है वो ऊपर आ जाए। तो ऑयल होता है, थोड़ा सा आप जो है वो लोशन लगा लेते हैं, फंगस ऊपर आ जाता है, तो इट्स इजी टू रिमूव आल्सो, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, और उससे हेयर फॉल भी नहीं होता। अच्छा, मैंने और ये बाल भी जो सुना है thick कि होते हैं। बाल जब आप ऑयलिंग करें, मुझे किसी ने कहा था कि ऑयल जरूरी नहीं है कि आपके रूट्स में लगा होना चाहिए, आपके टिप्स पे लगे ज्यादा आपको ज़्यादा nourishment वो उससे बेहतर। moisturization, तो इस पे तो मुझे बहुत आधे ज्यादा लोगों ने सुना, ये कैसी बेवकूफाना बात है, हम तो बचपन से लगा रहे हैं, ये कैसी बात है, तेल तो दानी दादियां लगाए, बेवकूफ थोड़ी थी वो। तो मैं बड़ी मैं कहा अच्छा, मैं तो फिर उसने तो तेल लगाने ही छोड़ दो, कितने देर लगा के बैठे हैं। अच्छा, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सालों में अलग अलग चीजें आती है। पहले कहते थे ऑयल सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं इसीलिए है। मैंने कहा कि कंट्रोवर्शियल है, तो ज्यादा बंदा इस पे नहीं बात कर सकता। ज्यादा प्रेफरेबल क्या देखिए, है? लॉजिक ये है, ये समझ आती है जब हम स्ट्रीकिंग या कोई ऐसी चीज करते हैं तो बाल ड्राई होते हैं, तो ये तो लॉजिक समझ आ रही है कि भाई ये अगर इसको हम नरिश कर रहे हैं थोड़ा सा, नहीं, soft कर रहे हैं। द थिंग इज, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, हेयर में जैसे हमारी स्किन की 3 लेयर्स है ना, तो हम जो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, इट इज ओनली द फर्स्ट लेयर।
डर्मिस तक के जो है वो उसकी मॉइस्चराइजेशन बहुत हल्के लेवल पे पहुंच रही है ओके थ्रू द पोर्स। हमारे बालों में यहाँ पर सिर्फ 3 लेयर की कोटिंग है। ओके जो साइंस कहती है वो कहती है उस कोटिंग के अंदर हम नहीं जा सकते, हाँ ठीक है, तो वो मॉइस्चराइजर उसके अंदर नहीं जाता। जब आप उसको ड्रायर करते हैं, आपको हीट देते हैं, तो उसकी पेनिट्रेशन टू सम एक्सटेंट हो जाती है। कॉर्टेक्स ओपन हो रहा है, ठीक है, तो होती है। अगर हम यूं ही तेल लगा रहे हैं तो वो कॉर्टेक्स ओपन नहीं हो रहा, ऑनेस्टली कोई वो फायदा नहीं हो कोई रहा। फायदा तो नहीं हो जो रहा हम उससे। सैलून जाते हैं वो वो एक जाते टोपा इतने- लगाते yes, हैं yes, हीट वो देते रेड हैं लाइट और सब वो उससे आहा। पेनिट्रेशन, क्योंकि कॉर्टेक्स ओपन होता है, उससे अच्छा। पेनिट्रेशन अच्छी होती है। अच्छा। सिमिलरली जो हम यहाँ लगाते हैं तो स्कैल्प में हमारे पोर्स होते हैं, आहा। उन पोर्स से हमारी सेकेंड लेयर तक के एब्जॉर्प्शन होती है ऑयल की, तो दैट कंटेन वो आपका मॉइस्चराइजेशन लेवल उस लेवल तक के पहुँच रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है आपके बाल मॉइस्चराइज होते हैं, लगाइए, अच्छी बात है। और टू सम एक्सटेंट, क्योंकि देखिए जो हमारे कमरे में हीट है वो भी थोड़ी बहुत आपके इफेक्ट करती है, तो टू सम लेवल आपका कॉर्टेक्स ओपन हो सकता है, हो जाता हो। आपने देखा होगा कभी आप ऑयल लगाएं ना और आप शैम्पू करें और आपको बहुत दफा बहुत अच्छे बाल लगते हैं, ठीक है। इट इज बहुत ऑल अच्छे रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी इन दैट रूम बेसिकली, ठीक है। अगर या आप तेल लगा शाइन के आती है शाइन मैं तो लगाती हूँ आई डोंट नो मुझे सूट करता है नहीं, क्योंकि आप जब मैं तेल लगा के हाँ। लगा के किचन में चले जाइए, आप किचन में काम कर, वो हीट है ना, वो उस हीट से आपका कॉर्टेक्स खुलता है। Makes वो सही कॉर्टेक्स खुल रहा है। Even आप the जब UV उसके exposure also ना, आपको, या, बालों धूप में के लगा लिए- लें। धूप धूप मेरे में। कहने का मकसद आप है कि देखिए UV मासियाँ exposure जो भी- है उनको बेचारी को जो हमारी बिल्कुल, हेल्पर्स हैं बिल्कुल। उनको इतना खाने को तो नहीं मिलता, लेकिन उनके हर Exactly. वक्त बाल में तेल चुपड़ा Yes, होता है yes. और उसके बाद जब वो खोलती हैं, मेरी तो खाना पकाने वाली माशाल्लाह ओवर 60s हैं और अपनी चुटिया से हमें जला रही होती है। मैंने कहा अल्लाह भाई इकबाला, इतने मोटे माशाल्लाह चुटिया और इतने बाल, तो तो it इस helps, उम्र में it भी helps. उसके It रीजन ये भी है ना, works देखिए also. वो लोग कुछ वो लोग जो हीटिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स वो नहीं डाइज नहीं लगाते। यूज करते, हाँ। उनके बाल फिर अच्छे ही Exactly. होंगे। हाँ। बिल्कुल। वही वही बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा मैंने एक पंजाब साइड पे, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैंने एक देखा था और मुझे किसी रिलेटिव ने बताया था कि जी बाल, अब मुझे नहीं पता कितने हद तक सही था, लेकिन फिर मैंने 2-3 लोगों से सुना, फिर मेरी जो घर में हेल्प थी उसने मुझे बताया कि जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है वो उससे बाल धोती है, हाय हाय। कि वो कास्टिक सोडा बेसिकली उसके अंदर होता है, तो इट हेल्प देम हेयर टू शाइन। मैंने जिस और वो सारी भी- जिंदगी से उससे बाल धो रही हाँ, है, एंड मैंने आई वाज सो सरप्राइज्ड। जिसके पैरों तक बाल थे, 1-2 लड़कियां मुझे मिली, मैंने उनसे पूछा, कह रही हाँ हम उसी वाला वो See? नाम लेके साबुन, मैंने कहा शायद ये जेलस है इसलिए बता नहीं रही हैं हाँ, कुछ ऐसे ही बोल कि रही ये हैं, पर हमें नहीं, मुझे ये कपड़े धोने वाले साबुन से हम बाल धोएंगे। हाँ हाँ ये एग्जैक्टली, मैं देखो, हैरान हो मैं गई थी सुन के। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। द थिंग, कॉस्टिक सोडा है ना, हाँ। इट्स अ सोडा बेसिकली। हाँ। ये जो आप बता रही हैं, आप नोट करिएगा, उनका बाल बहुत मोटा होगा, हाँ। ठीक है। तो मैंने बताया आपका जो बाल है उसके ऊपर लेयरिंग है। एक फर्स्ट लेयर जो है वो कॉर्टेक्स है और मेडुला। वो जो कॉर्टेक्स है ना, उसकी जो मिलीमीटर जो होते हैं ना, मोटाई जो होती है वो हर किसी की, मेरा बाल बहुत बारीक है, इनका बाल मेरे मुकाबले में मोटा है, आपका उससे ज़्यादा मोटा है। वो कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर निकलती है तो बालों में शाइन आती है, शाइन भी आएगी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि खिंचने वाली स्ट्रेंथ बढ़ती है कॉस्टिक सोडा से। सोडा चीज़ें आप देख लो, आप कोई भी तो बाल रख कर इसका देखो। जवाब क्या है कि हाँ अच्छा सही है है। या बुरा है? नो नो, अच्छा तो किसी सूरत नहीं है, मैं सिर्फ रीज़न बता रही हूँ कि उनको क्यों फील हुआ। कॉर्टेक्स की वो फर्स्ट लेयर निकल गई, ठीक है, तो शाइन आ वो गई फिर। शाइन आ गई और वो थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो उनको बाल लंबे भी होते हैं। बट अब जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें नहीं अच्छा। पहले के ज़माने में डाइट कुछ और थी, इन्वायरमेंट Exposure कुछ और था, environment एक्सपोजर कुछ और था, तो उस वक्त अब अगर वो करेंगी इट विल अल्टीमेटली लीड टू ना सिर्फ हेयर फॉल बल्कि आपके बाल बिल्कुल ड्राई, डैमेज और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए कितना फैशन है, कोई भी अगर आप देखेंगे ना जाके तो डाई कराए बगैर, स्ट्रीक्स के बगैर नजर नहीं आएगा। कोई हाँ, भी- younger to older, everybody. एवरीबडी बिल्कुल। लाइक टीनेजर लड़कियां भी, बिल्कुल। वो अब उन्होंने बालों में कुछ नीले पीले और Exactly. वो Rainbow- कलर भी, rainbow colour. रेनबो कलर्स भी हुए हुए हैं बच्चों के। इसके बारे में बताइए क्या है, ये क्या कर रहे हैं बालों को और क्या होगा? डैमेज ही कर रहे हैं बाल और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ट्रेंड्स हैं, जाहिर है हर किसी को होता है कि मैं जो वो ट्रेंड फॉलो करूं, जो हाँ। भी चल रहा है उसको फॉलो करूं। हाँ। बट देन अगर आपने ये करना ही है तो मैं ये एडवाइस करती हूँ कि फिर अपनी डाइट पे फोकस करें और राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें फॉर द हेयर एज वेल। जैसे आप अपनी स्किन के देखें, कुछ फैंसी नहीं करना है कि आप अपनी 10 स्टेप स्किन केयर कर रही हैं, जैसे वो आजकल कोरियन स्किन केयर भी आई हुई है हाँ। कि 11 स्टेप कर रहे हैं, सब लगा रही है। There बस are आती है 22 steps also. जी, उसमें आती है वो क्या Seriously? हाँ, हाँ, Yes, 22 God. जी, तो वो करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है, बस यूज़ समथिंग दैट इज़ राइट फॉर योर स्किन, राइट फॉर योर हेयर, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद अपना डाइटरी इंटेक को बेहतर करें। आई थिंक दैट्स हाउ यू। मैं वो इंस्टा पे देखी थी 8 साल की बच्ची अपनी स्किन रिजीम के लिए सेफोरा गई है शॉपिंग के लिए अपने अब्बा को लेके। मैं अच्छा 8 साल की बच्ची, बड़ा मतलब लाइक ये वही वाला फिर आ जाता है ना, हम इस उम्र में मट्टी खा रहे थे। हाँ Yes, Literally, exactly. because वो And simpler times. that mitti is also giving you immunity, good immunity. अच्छा एक बात आप लोग नोट करें, अपने बालों को सफ़ेद से लाइक डाई करने के लिए जो पुराने वक्तों के लोग हैं स्पेशली मेहंदी भी लगाते हैं अभी तक। Yes. वो कितना नुकसानदेह है। देखिए मेहंदी पुराने ज़माने वक्त में तो ये कहा जाता था कि कोई ऑर्गेनिक होती थी शायद, तो वो लोग बाल बच गए, लेकिन अब तो मेरे नहीं ख्याल से कुछ भी ऑर्गेनिक है, तो मैं तो समझती हूँ मेहंदी भी केमिकल ही है। Chemical. अब तो अनलेस आप खुद तोड़ के उसकी खुद मेहंदी वो पीस खुद के लगा रहे हैं। वैसे अगर ऑर्गेनिक है तो मेहंदी अच्छी होती बालों की। मेहंदी गिफ्ट भाई आपको कंडीशनिंग इफेक्ट अच्छा देती है। जी, फिर भी बेहतर। नेचुरल कंडीशनर है बेसिकली। अच्छा और डाई भी कर देती है। डाई भी कर देती है डाई बेसिकली। भी कर देती है क्योंकि वो कभी कभार तो ऐसा लगता है इस मेहंदी लगाने से वो हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। बाल स्कैल्प वो I ड्राई think हो रहे सूट करने वाली बात होती है। नहीं, इट डिपेंड बेसिकली आपकी स्कैल्प कंडीशन कैसी है। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट अच्छा आता है, बालों में अच्छा आता है, स्कैल्प में ड्राइनेस करती है। ओह अच्छा अच्छा तो अगर आपका बहुत वो आप देखें, वो लोग पहले मेहंदी लगाते थे जो कहते थे हमें पसीना बहुत आता है, हमारे सर से आग निकलती है। नॉर्मली आपने सुना होगा हाँ, गर्मियों में लगा के बैठे होते हैं। जिनको बहुत एक्सेसिव स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन होती थी वो मेहंदी लगाते थे ताकि वो सीबम, लेकिन अगर किसी का ड्राई स्कैल्प है, ऑलरेडी आपको डैंड्रफ का इशू है, उनको ओवर ड्राइनेस करेंगे। अच्छा अब आप अगर बहुत सारी खवातीन अपनी बचपन की तस्वीरें छुपा रही होती हैं क्योंकि उनकी अम्मी अब्बू ने हर महीने उनको गंजा कराना होता है, बड़ी बड़ी उम्र तक गंजा कराते कि अच्छे बाल आएंगे। क्या ये मिथ है या वाकई गंजा करा करा के? प्लीज ये बबल बस्ट कर दे मेरे लिए, मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजरेगी आगे की। मैंने अपनी बेटी को सिर्फ एक दफा गंज कराया था, जो पहली दफा होता है। उसके बाद से मैंने नहीं कराया था। उस पर भी मैं किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करती, सबका अपना अपना कहना है। मेरी अम्मा ने शायद मुझे भी एक दफा 2 दफा कराया होगा, आई डोंट नो। मेरे भाई को भी मुझे याद है एक ही दफा, क्योंकि मैंने उसको देखा है। मेरी बेटी को एक ही दफा कराया, उस पर मुझे बोला कि बालों तो इधर से भी उस तरफ फिराओ, उल्टा भी फिराओ, सीधा भी फिराओ, आगे भी पीछे भी। मुझे और फिर मुझे ये बोला गया था कि देखिए अगर आप अपने हाथ पे भी शेव करते हैं तो बाल मोटा आता है ना, इसीलिए। तो मुझे नहीं लगा, जिसको सूट करता है आई एम नॉट श्योर, पर हाँ क्या क्या होता है वाकई। मैं इनविनी का वेट कर रही हूँ, पहले ये कुछ कंटिन्यू कर। मुझे तो I really really want लगता to है, know. आई थिंक वही जो बचपन जब बच्चा पैदा होता है एंड यू जस्ट वो उनको बाप गंजा कराते हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इसका कोई रिलेशन है। आई डोंट थिंक सो, फॉर मी इट्स अ मिथ। थैंक यू सो नो इट्स नॉट अ मिथ। मेरी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा देखिए ना, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इन्होंने कहा कि इट्स अ मिथ, आप क्या कहते हैं? मैंने जितनी रिसर्च स्टडीज़ की हैं और जितना मैंने फैमिली में देखा है, इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। जैसे इन्होंने बताया कि इनके मदर फादर के थे, तो जब ये इनका स्कैल्प, आप बच्चे का आपने देखना है कि स्कैल्प पैदा होने के बाद फुल है या नहीं है। अगर वो फुल है, आपको लगता है कि उसका जो है फॉरहेड वो आगे तक के बाल हैं, तो फिर आपको गंजा कराने की ज़रूरत नहीं है। वो वंस जो करवाते हैं अकीक़े पे, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, क्योंकि आप, लेकिन अब ये है कि अगर आपको लगता है कि फुल नहीं है, तो आप कंटिन्यूअस एब्रेजन देने से बाल मोटा निकलता है। इट्स अ नॉर्मल साइंस। अच्छा ये क्या बात है कि अगर आप जो अच्छा लेकिन वो उल्टा। वैक्स, हाँ, हम बॉडी की वैक्स कराते हैं तो बाल पतला होता है। वो वैक्सिंग है ना। हाँ अगर शेव करते हैं तो है शायद, क्योंकि वो नीचे रूट से नहीं सही। निकलता। शेव अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो आप एब्रेजन ना, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उससे आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फॉलिकल मोटा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इस ये भी देखो, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, इस नॉर्मल साइंस। लाइक मैंने अपनी बेटी का नोट किया कि उसके फुल बॉडी पे तो हेयर बहुत थे, लेकिन बाल जो हैं वो हेयर लाइन पीछे थी। हाँ। तो मैंने उसको 4 to 5 टाइम्स किया घर में, इस तरह उल्टा इस तरह फेरा, तो अब उसके यहाँ पे बाल हैं। ठीक है, क्योंकि उसका फॉरहेड बहुत पीछे था, यहाँ पे बहुत ही कम बाल थे। तो ये आपने नोट करना है, इट्स नॉट नेसेसरी हर बच्चे के साथ हो। अगर आपकी जेनेटिक्स में बाल अच्छे हैं, क्योंकि मेरा बाल बारीक था, ठीक है, अब मेरे हस्बैंड का बाल थिक है, तो उसके बाल अच्छे थिक थे, बट लेकिन सिर्फ सेंटर में थे। और बीइंग अ फीमेल चाइल्ड, तो मैंने उसका वो फॉरहेड जो है, हेयर लाइन उसकी बढ़ाई। अक्सर बच्चे जो है ना, मतलब ये जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वही प्रॉब्लम हुई थी, उनके भी बीच में थे। मगर जब बच्चा सर बिठा रहे होते हैं ना, तो वो बच्चा इधर उधर जहाँ करता है तो वो अजीब पैचेस आ जाते हैं बालों के, इसलिए भी इस तरह ऐसा होता है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ज़बरदस्त टिप्स और जवाबात हमें मिले इस सेगमेंट से। छोटा सा ब्रेक, फिर सर दर्द और भी है, बल्कि यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, कमर में भी दर्द, और ख़ास तौर पे सर्दियाँ आती हैं तो ये सब दर्दें लेकर आती हैं।
कैसे छुटकारा पाएं, टिप्स जानने के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला की बहुत सी नेमतों में से सेहत सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी अहमियत हमें एक उम्र के बाद ही समझ आती है। अप्रैल 2024 में 18 से 25 साल के दरमियान की उम्र की 780 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट्स में जाहिर हुआ कि 62% लड़कियां कमर के दर्द का शिकार हैं, जबकि 60% लड़कियों को गर्दन में दर्द की तकलीफ है। एक रिपोर्ट से साबित हुआ कि 35 से 50 साल की उम्र की खवातीन घुटनों या जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, जिसकी शरह 48% बताई जाती है और इनमें से 38% अपने इलाज से मुतमईन नहीं हैं। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल जब भी मैं शादियों में जा रही हूँ तो इतनी सजी सवरी ख़वातीन, इतनी प्यारी प्यारी शक्लों की ख़वातीन देखने के बाद मुझे एक उनकी चेहरे पर एक चीज़ नुमाया होती है, वो होता है दर्द, तकलीफ़। अब वो किसी भी हड्डी का दर्द हो सकता है, घुटनों का, क्योंकि इस मौसम में वो सारे दर्द जो छुपे हुए होते हैं वो एकदम सब चीख चीख के बोलने लगते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सो इसीलिए ज़रूरी था कि ये दर्द सर आज हम थोड़ा सा आपको क्लियर करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान शाह, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं एओ क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर मी ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि मुझे तो जब भी कोई घुटनों के मसले या कुछ होते हैं जो कि मुझे बहुत होते हैं तो मैं तो इनके पास ही जाती हूँ और फिर ये हल करते हैं। फिर मैं अपनी बाकी आगे ज़िंदगी जो है वो रोज़मर्रा की आम तौर पे वापस आती हूँ उस ज़िंदगी में। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जॉइंट्स पेन, मतलब लाइक चाहे वो रिस्ट हो, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो कमर हो, गर्दन के पीछे हो, हड्डियों का बहुत सारा देखा गया है। रिसर्च ये कहती है बहुत प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ती हैं इस मौसम में ख़ास तौर पर। उसकी क्या वजह है? क्या वो छुपे हुए दर्द कैसे, ये इस मौसम में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल एग्जैक्टली। जब ये विंटर सीजन शुरू होता है ना, तो लोगों को अपने जोड़ों की तरफ तवज्जो होते हैं कि डॉक्टर साहब ये सर्दियों में क्यों दर्द होता है, हमको समर्स में क्यों नहीं होता। तो इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बेसिक रीज़न समझाने की कोशिश करूँगा आपको। हमारे हड्डी के दरमियान में एक लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड होता है जो लुब्रिकेशन के तौर पे काम आता है। तो जब सर्दियां बढ़ती हैं तो लिक्विड हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक हैविंग ऑयल या तेल या घी अपने किचन में जब रखा होता है, सर्दियों में क्या होता है वो गाढ़ा हो जाता है, गर्मियों में वो लिक्विड होता है। तो ये अल्लाह ने इस तरह की हमारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है इस साइनोवियल फ्लूइड में कि वो गाढ़ा हो जाता है, हमारे पट्टे स्टिफ हो जाते हैं। और जो लोगों को नहीं पता और इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी फ़र्क पड़ता है। हमारे जब मसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होता है तो हमारे मसल स्वेल अप हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस होती हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है। वन ऑफ द रीजंस यही है कि हमारे लिक्विड जॉइंट का थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, पेशेंट्स के पट्टे सख्त हो जाते हैं, ख़ास तौर से सीढ़ी उतरने चढ़ने में तकलीफ, ज़मीन पे नमाज पढ़ने में तकलीफ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होती है। मगर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे घुटने का दर्द जब किसी को हो तो सिर्फ इसको आर्थराइटिस का लकब देके पैराडोल पैरासीटामोल लेके घर पे नहीं बैठना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस के लोगों के घुटने में क्यों दर्द होता है, फ्रॉम सिंपल आर्थराइटिस टू कैंसर, कुछ भी हो सकता है। मैं पब्लिक को डराना नहीं चाह रहा, मगर मैं देखता हूँ हम बड़ा हल्का लेते हैं इस चीज़ को। हाँ, मैं और इसके बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट्स आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लग रही पिछले 6-7 महीने से। सबसे बड़े गिव अवे साइन ये होती है कि किसी को खुदा न करे, वन ऑफ द कैंसर साइंस, हमें नाइट पेन हो रहा है, रात को दर्द होता है, हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, ट्रेमाडोल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, हमारा दर्द नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब, बड़ी कन्फ्यूजन भी होती है, बहुत सारे लोग इसको मसल पेन समझते हैं, जैसे पिंडलियों में जैसे काफ कहते हैं उसमें दर्द होता है। अक्सर खवातीन कंप्लेन करेंगी रात को उनको नींद नहीं आ रही होती उस दर्द के मारे कि उनकी पिंडलियाँ दुख रही हैं, तो वो समझती हैं कि मसल पेन है, वो न्यूब्लिफोर्ट वगैरह खा के सो जाती हैं कि भाई चलो उससे काम ज्यादा किया है probably, इसलिए हाँ। वो टायर्ड हो गया। तो क्या ये मसल पेन होता है कि हड्डी का दर्द है? देखिए, नाउ इट डिपेंड्स ना, वही मैंने कहा ना, आर्थराइटिस की भी इतनी सारी इकसाम है। एक तो होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो आप कहते हैं ना, जो एज कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, इज विद एज हमारे जिस तरह गाड़ी का टायर घिस जाता है, हमारे जोड़, अगर आप घर में चिकन का सालन बनाते हैं तो आप कैसे जोड़ पे चिकनी हड्डी लगी होती है, वक्त के साथ साथ वो चिकनी हड्डी घिस जाती है, एंड दैट इज डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। अच्छा, बहुत से लोगों को होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कहते हैं गठिया की बीमारी, उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, वो अलग किस्म की आर्थराइटिस है।
और फिर हल्के हल्के अगर आप डेंजरस स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगी तो होती है एक सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी जोड़ में सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। वो भी क्योंकि जो पस होता है वो तेजाब की तरह होता है, वो जोड़ की चिकनी हड्डी को घोल देता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, खुदा न करे किसी को अगर कैंसर या ट्यूमर डायग्नोज हो, तो जब भी किसी को पेन हो घुटने में, ख़ास तौर से अगर मिडिल एज्ड है या 50-60 पास कर लिया है, तो और उसकी अगर पेन दवाइयों से सेटल नहीं हो रहा, तो ही हैज़ टू गो टू अ स्पेशलिस्ट एंड सी द डॉक्टर। उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये नहीं कि बस दवाइयाँ लेते रहो जिससे गुर्दे और जिगर और सब कुछ ख़राब होना शुरू। आपको पता है कि मेरा पहला सवाल क्या होता है पेशेंट से जब मेरे पास आता है, और जो आपके शो सुन रहे हैं वो कहेंगे हमें भी यही प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। मैंने कहता हूँ सीने में तेजाबियत तो नहीं हो रही, हार्ट बर्न, रिफ्लेक्स, इंडिजेशन तो नहीं होता? एंड 90% ऑफ पेशेंट्स हैं हाँ डॉक्टर साहब हमें हो रहा है, हमें सीने में तेजाबियत है, हम लोग क्यों रात को देर से खाना खाते हैं या हम गरम मसाला बहुत लेते हैं। सीने की तेजाबियत का घुटने के दर्द से क्या ताल्लुक? क्यों, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मेडिकल पर्सनल्स पाकिस्तान में जब दवाइयाँ देते हैं, सबसे पहले वो दवाई देते हैं जिसको कहते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम। वो दवाई और सीने में अल्सर करती है, तो इट्स यू गेट इनटू दिस विशियस साइकिल के पेशेंट घुटने के दर्द के साथ आया और खुदा न करे उसने इतनी दवाई ली कि उसका गैस्ट्रिक अल्सर हो, और गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभी फट जाता है स्टमक के अंदर। यानी कि घुटने की दर्द की दवाई का साइड इफेक्ट पेन होता है। इट इज़ टेरेबल थिंग। ये जो दवाइयाँ आती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम में होती हैं, जिसको डिक्लोफेनिक सोडियम कहते हैं ख़ास तौर से, दे कॉज अल्सर्स इन द स्टमक। एंड आई हैव एक्चुअली सीन दिस। जब मैं इंग्लैंड में काम करता था मुझे अच्छी तरह याद है, एक पेशेंट थी तो जो ओवर, ये सब वो दवाई होती है इनको कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर। सो यू कैन गो टू एनी फार्मेसी और भाई ये दवाई दे दो, वो आपको फार्मासिस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं होता। आप चले जाएं किसी भी फार्मेसी में, जी, लड़के रखे हुए हार्ड लिया है। वो ले लो, ये ले लो पत्ता, ये ले लो, ये ले लो, लड़कों को ये ये ले लो। पता होता है कौन सी दवाई है क्या है, वो तेज काम करने वाले पुराने होते हैं, लेकिन वो फार्मासिस्ट बट नहीं इसका जो वो देखें, वो एक या तो दर्द थोड़ा सही हो जाएगा, ये जो लोग लॉन्ग टर्म ये दवाई लेते रहते हैं उनके सीने में तेजाबियत ये वो, और फिर प्रॉब्लम अल्सर। और अल्सर एक लेवल तक तो खाता रहता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को, फिर उसके पीछे होती है आर्टरी, खून की नाली होती है। अगर खुदा न करे वो अल्सर ज़्यादा डीप हो जाए तो उसको गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी कहते हैं, जो हमारी स्टमक के पीछे होती है। वो उसको पंचर कर सकती है, दैट इज फेटल। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, जैसे कमर का दर्द हो रहा है, कंधों में हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो और इस मौसम में कौन सी ऐसी खुराक है जो आप कहते हैं कि अगर वो आप अपने खुराक में शामिल कर लें वक्त से बहुत अच्छी बात पहले, की। तो आपको फिर हड्डियों में ये जॉइंट पेन और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? राइट, सो देखिए यू आर व्हाट यू ईट। Okay. जो आप हैं, जो आप खाते हैं वही आप हैं। तो आपको अपने डाइट को बड़ा बैलेंस डाइट होना चाहिए। लोग कहते हैं जी हम सुबह 15 जर्दी के अंडे खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। यू शुड, हर चीज़ का अल्लाह ने हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो क्या खाना और चाहिए? मेडिसिन में तो आपको पता ही है, हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी लोगों को करनी चाहिए। इसको कहते हैं हम RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। उससे आप ऊपर जाएंगे, जैसे आप कह रहे थे ना डॉक्टर साहब दवाई लेके हम अपने कैल्शियम और विटामिन D के लेवल को ऊपर कर लें। मैं हफ्ते में 1 या 2 मरीज़ ऐसे देखता हूँ जो गैर ज़रूरी विटामिन D कैल्शियम ले लेके, क्योंकि उनकी नानी अम्मा को प्रिस्क्राइब है, कहते हैं हम भी ले लेते हैं, तो उनको फिर किडनी स्टोन्स होना शुरू हो जाते हैं। और हाइपर कैल्सीमिया इज़ एक्चुअली अ डेंजरस थिंग। जब यानी आपके कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ लोग विटामिन D का टेस्ट कराए बगैर, उसको जहाँ भी कोई दर्द हुआ विटामिन D की कमी होगी, क्योंकि ये बात बहुत आम हो गई है, वो दवाइयाँ खा लेते हैं और उसकी वजह से उनके लेवल्स जो हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम होते हैं, मेंटेन नहीं तो होते। इंटॉक्सिकेशन और टॉक्सिकेशन विद दीज केमिकल्स इज़ ऑल्सो डेंजरस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस के लोग जब विटामिन D तो जाते हैं हमें डॉक्टर के पास, वो शीशियाँ देता है, एम्प्यूल्स देता है ना। हाउ डेंजरस इज दैट कि आप एम्प्यूल तोड़ रहे Take it and have it. हैं और यूँ करके तोड़े और पिए, मतलब मगर like नहीं, बट द प्रॉब्लम इज मैं ऐसे भी पेशेंट देखता हूँ जो गलती से वो ग्लास खा लेते he's हैं, right. ग्लास सुटक लेते हैं, छोटे मुझे बच्चे कितना होते हैं, उनको क्या डर पता। लगता था वो वाली, जब तक कैप्सूल्स नहीं आई थी हम भी तो वैसे अवेयरनेस करते थे नंबर भाई। 2 इज दैट people should or patients should take either the jelly filled capsules or take, अब तो प्लास्टिक बॉटल्स में आ गए, दबाया और पी गए। या तो फिर इंजेक्शन लगवा लें, ज्यादा बेहतर नहीं, क्या है? इंजेक्शन तो देखिए गैर जरूरी इन्वेसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। आप इंजेक्शन जिस्म की जिस हिस्से भी लगाएंगे, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, नर्व डैमेज, ये 3 Okay. चीज़ें हो सकती हैं। तो आप कहते जब हैं आप खा ओरल लें। फॉर्म में ले सकते हैं, हाँ। इसको पेरेंटल कहते हैं, जब आप ले सकते हैं अंदर, तो आपको ज़रूरत क्या है, मतलब एंट्रीली जब ले सकते हैं तो आपको ज़रूरत क्या है? अच्छा, जैसे मुझे ये बताएं कि हड्डियों के दर्द से बचने के लिए
खुराक में क्या रखे, जैसे ये अपनी बेटी को के अभी से जो है ना वो चीज़ें डालेगी, तो वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आपको जिस तरह मैंने बोला, देखिए दूध पीते हैं, क्या बस पुराना ये बना हुआ है मिथ, भाई दूध पियो तो हड्डियों में दर्द नहीं होगा। देखिए हम बचपन से यही देखिए सुनते हैं। आप अगर ये समझती हैं कि एक ग्लास दूध पीने से आपका विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। Okay. यू कांट जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर आजकल की जो मिल्क आती भी है वो देखें ना, फोर्टिफाइड मिल्क जिसको कहते हैं, खासतौर से छोटे बच्चे होते हैं। मेरे पास पेशेंट्स ऐसा छोटे बच्चे आते हैं जिनकी टांगे टेढ़ी होती है, जिसको रिकेट्स कहते हैं, उसको टांगे टेढ़ी के साथ आते हैं। उनके जब टेस्ट कराते हैं तो उनको विटामिन डी कैल्शियम लेवल्स बिल्कुल लो होते हैं। तो आई थिंक यू शुड हैव फोर्टिफाइड, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आते हैं, मिल्क्स भी आते हैं, इस तरह की न्यूट्रिशनस ड्रिंक्स आती हैं जो आपको एक लेवल पे लेके आती हैं। देन अगेन दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, अपनी तरफ से मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको शक है, पूरे जिस्म में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इतनी सारी रीजंस हो सकती है। जैसे आजकल वो चिकनगोनिया और ये वायरल इन्फेक्शन, उसमें भी पूरे जिस्म में दर्द होता है। अब ज़रूरी थोड़ी कि जिसको चिकनगोनिया ज़रूरी थोड़ी उसका विटामिन डी लेवल्स भी लो हों। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड हैज़ टू मेक अ डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, डायग्नोसिस जब कॉम्प्लिकेशन होती है फिर शुरू करते हैं। सो दैट इज़ माई एडवाइस। और यू शुड हैव अ वेल बैलेंस्ड डाइट, यू शुड हैव मीट इन देयर, चीज़, प्रोटीन, सब कुछ लेना ज़रूरी है। मगर अच्छा, एक ग्लास मिल्क से आपको कुछ नहीं होना है। अच्छा, तो like मगर पिए आप, ये मना नहीं कर चीज़ रहा। और दही जो है उसमें भी कैल्शियम आता है। चीज़, अच्छा, आई वांट टू दही, आस्क अ विटामिन- क्वेश्चन। हाँ, जैसे पोस्टमार्टम के बाद बोला जाता है, आपने डिलीवर किया उसके बाद से बोलते हैं कैल्शियम खानी चाहिए, सब चीज़ें। इफ समबडी हैव मिस्ड दोज, अगर अब जाके वो बोन के 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हड्डियों में दर्द अब ज़्यादा शुरू हो जाता है, उसके लिए क्या करना है? देखिए, देन अगेन कमिंग बैक अगेन, यू नीड अ प्रॉपर डायग्नोसिस के रीजन क्या है दर्द होने की, और क्या एक जॉइंट में दर्द है या मल्टीपल जॉइंट्स में दर्द है, और क्या लिथार्जी तो नहीं हो रही पूरा जिस्म, जैसे होता है क्या ना, हमसे थक उठा गए नहीं जाता, बार-बार? हमें जाता बस सोते ही रहे बंदा, ऐसा होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 or 4 days a week फॉर योर सेल्फ टू गो टू द जिम या गो टू अ वॉक। और दूसरी बात ये, हमारे सनलाइट एक्सपोजर कितना कम होता है। देखें, अभी भी हम इतना नहीं हो पाता जितना हम लोग समझते हैं। अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है हमारे अंदर। हमारी खाल के नीचे जो फैट है ना, फैट चर्बी, जब उस पर धूप लगती है तो वो ब्रेक डाउन होती है, हमारे लिवर में जाती है, लिवर में जाके विटामिन डी बनती है, फिर किडनी में जाके सॉर्ट आउट होती है। सो इट्स अमेजिंग कि इसलिए कहते हैं धूप में बैठना है। विटामिन डी कैसे बनती है? खाल पे लगती है, खाल के नीचे फैट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, जाके फैट ब्रेक डाउन होता है, वो लिवर में जाता है, लिवर से किडनी और वहाँ पे कन्वर्ट होकर विटामिन डी। सो वी हैव टू हैव सन एक्सपोजर, अ लिटिल बिट ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, एज आई सेड 3 times a week एटलीस्ट मिनिमम वॉक करें। अगर ज़रूरी नहीं है ट्रेडमिल पे जाएं, मसला ये लोग इंक्लाइन पे जाना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट जॉगिंग, नी पेन। अच्छा देखिए, जब बच्चा डिलीवर करती है औरत, उसके बाद अक्सर औरतों में देखा है उनको कमर का दर्द जाता ही नहीं है। उसकी क्या वजह है और उस वक्त क्या करना चाहिए? ऑपरेशन से भी जब होता है बीबी। देखिए, इतने सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब व्हेन फीमेल्स आर प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अल्लाह ने अगेन कुदरत इतनी स्ट्रांग है कि हमारे अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो रिलीज होती है बॉडी के अंदर। तो हमारे सारे जो फीमेल्स होती हैं उनके सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको चाइल्ड बर्थ देनी होती है। सो दैट हेल्प्स टुवर्ड्स डिलीवरी एज वेल। एट द सेम टाइम जाहिर बात है, बेबी का अपना वजन होता है तो बैक स्ट्रेन होता है, उस वक्त स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जब इन लोगों को स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल लगता है, पीछे कमर में टीका लगता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस्ट नहीं हो तो वो इधर उधर गलत लग जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए वो पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब हमारी डिलीवरी हुई तो 10 साल हो गए, अभी तक बैक अभी पेन भी है। वहीं दर्द होता है। So हाँ, they we need will for do that. complain that. Then again, for that they need an MRI scan, not a CT scan. MRI scan is a safe scan. उसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है। तो मैं तो बड़ा लिबरली इस्तेमाल करता हूँ compared to CT scans. Getting one CT scan is like getting 400 X-rays. Wow. So CT scan से दूर रहना चाहिए, X-ray से दूर रहना चाहिए। MRI scan को ज़्यादा तरजीह देता हूँ in my own practice. Okay. Get an MRI scan, make a diagnosis, and then get treatment done. That's what I would say. ओके, लाइक जैसे इन्होंने कहा ना कि उस वक्त ख़ास तौर पे जब बेबी पैदा होता है तो अगर आपने सही वाइटामिन और जो आपको डिमांड है उस वक्त, क्योंकि आप बच्चे को फीड भी करा रहे हैं, सो आपका कैल्शियम वैसे भी निकल रहा है, बिल्कुल। आपने नहीं अगर सही डाइट ली तो वो कुछ अरसे बाद वो जो कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए क्या वो डाइट? बिल्कुल, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात की। जिस पेशेंट की हड्डी टूटती है ना और जो खातून प्रेग्नेंट होती हैं, उन दोनों की विटामिन डी और खासतौर से कैल्शियम रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। ये वो मैं ही हूँ। ला वो वाली जिनकी हड्डी वो वाला टूटती पेशेंट है, मैं हूँ। जिनकी हड्डी टूटती है ना Oh my पेशेंट्स की, और जो God. प्रेग्नेंट होती हैं, उनका कैल्शियम लेवल की रिक्वायरमेंट, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। Wow. इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गेट योरसेल्फ, मेक श्योर दैट यू आर ऑन द करेक्ट सप्लीमेंट्स। कम से कम आप RDA तो लें जो डेली रिक्वायर्ड
रिकमेंडेड डेली जितनी भी मेडिसिन आती हैं फार्मेसी में मिलती हैं, एक गोली ले लें आप अपना टेस्ट कराने के बाद, तो तक यू हैव ऑप्टिमल लेवल्स हो। ये नहीं कि आपका टेस्ट 32 आ रहा है और आप खुश हैं मेरा विटामिन डी लेवल नॉर्मल है। तो 30 वाले को भी खुश नहीं होना चाहिए, 32 वाले को भी नहीं। अच्छा, how about the kids? I'm sorry, I'm taking over this, but no, what about the kids? उनको अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बच्चे दूध नहीं पीते, नहीं होता शौक। छोटे बच्चे तो आप फीडर देते हैं, वो छोड़, मैंने अक्सर देखा है माएँ बोलते हैं जी बच्चे दूध नहीं पीते। उनका कैल्शियम लेवल या उनको विटामिन, किस तरह के सप्लीमेंट उन बच्चों को देने चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है चूएबल जो होते हैं दे आर नॉट गुड, वो जो गमीज होती हैं दे आर नॉट हेल्पफुल, उनका वेट बढ़ता है, सिरप्स उनका, तो व्हिच वन इज द करेक्ट वन टू गिव देम? कि जैसे वो जो अलग अलग पाउडर सप्लीमेंट्स आते हैं, मिल्क होता है या व्हाटएवर दैट इज दैट रियली हेल्पफुल फॉर द किड्स? हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, और मैं श्योर हूँ ज़्यादा लोग मुझसे एग्री करेंगे, आजकल हो गए मोबाइल फ़ोन नेशन हो गए। हम लोग आईपैड पे बैठे रहेंगे, मोबाइल फ़ोन पे बैठे रहेंगे, फेसबुक, ट्विटर और ये पता नहीं क्या जो भी चीज़ें होती हैं एक्स, उससे बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है। दे आर नॉट बर्निंग देयर, दे आर नॉट यूजिंग देयर बॉडी एज एफिशिएंट। हम लोग जब छोटे थे तो मुझे याद है कभी पतंग उड़ाने छत पे चले गए, बाहर चले गए, साइकिल लेके जाके सूप वाली की दुकान पे चले गए। अब वो बच्चे वो वाले नहीं रहे। हम लोग, मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गई। सारी बात है, मुल्क के हालात वो तो नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले होते थे, जब हम लोग एच ब्लॉक में गली नंबर 7 में रहते थे, मगर थिंग्स आर मूव्ड ऑन अ लिटिल बिट। तो चाइल्ड हैज टू बिकम एक्टिव, दे हैव टू गो आउटडोर्स, दे हैव टू डू स्पोर्ट्स। जब वो खेलेगा, अपनी एनर्जी बर्न करेगा, तो खुद भूख लगेगी उसको। सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। इफ़ यू हैव अ गुड वेल बैलेंस्ड डाइट, एज आई सेड 3-4 times a week at least, have a good vegetable, a high fruit diet, have your eggs, beef liver जो होती है जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें विटामिन डी, कलेजी जिसको कहते हैं, चीज़, onions, sorry, spinach, that's what I meant, spinach. इसके सब बहुत high in vitamin D, high in iron levels. तो डाइट होना बड़ा ज़रूरी है। डाइट जब खाएगा जब बच्चा एक्टिविटी करेगा। पूरे दिन टीवी के सामने बैठा है, नेटफ्लिक्स के सामने, और फिर खाना रख दो सामने, वो क्यों खाएगा? अच्छा, एपेटाइट ही मर जाती है। पुराने दर्द बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त। पुराने दर्द, पुरानी चोटें जो हैं, उनके दर्द दोबारा वापस सर्दियों में एकदम लौट के आ जाते हैं, उसके बारे में प्लीज बताएं, वो उससे कैसे छुटकारा पाए? देखिए, एक दफ़ा अगर देखिए डिपेंड करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आफ्टर द एज ऑफ 30, इस स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 30 रीच हो गई है, तो 30, 28, 29, 30 वो एज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीक बोन मास। सो यू आर गोना गेट एज गुड एज इट गेट्स टिल 30। आपके जो बच्चे घर में जितने भी हैं ना, उनको दबा के अच्छी डाइट दें, क्योंकि 30 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 30 साल के बाद, कैन यू इमेजिन दैट? मुझे 30 साल हुए, 20 साल हो गए, यानी हड्डियां जो है कैल्शियम वो हल्की हल्की डिक्लाइन आ जाती है। दे स्टार्ट बिकॉज़ इट्स ओनली नेचुरल। अच्छा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मेल्स एंड फीमेल्स में, दोनों में, आफ्टर द एज ऑफ 30, पीक बोन मास के बाद, आफ्टर 30। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा चेंज आता है फीमेल्स के अंदर जब उनके मेनोपॉजल एज स्टार्ट होती है, देन देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रॉप। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स आते हैं हिप फ्रैक्चर्स के साथ, रिस्ट फ्रैक्चर्स के साथ, वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं। तो देयर इज़ अ होल, यू नो, देयर इज़ अ होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और हम लोग उस एज ग्रुप में, ख़ास तौर से पोस्ट मेनोपॉजल, उन ख़वातीन को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना, ख़ास तौर से नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल थेरेपी एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे शुड लुक आफ्टर देयर बोन फिजियोलॉजी, कहते हैं इसको ना, कि विटामिन डी और कैल्शियम लेवल। अब आपने बात की कि डॉक्टर साहब दर्द पे चोट पे दर्द क्यों होता है? जैसे जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिनकी जोड़ की चिकनी हड्डी घिसना शुरू हो जाती है, उनको जोड़ के अंदर की तरफ दर्द होता है। ये क्यों होता है? जेनेटिकली होता है? नो, नॉट नेसेसरली। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है। अब हर चीज़ जो आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, सो इट्स नॉट, डजंट मीन व्हाट आई सेड, इट्स व्हाट द लिटरेचर सेज। तो लोगों को जो अंदर जोड़ में दर्द होता है, वो इसी वजह से होता है, नहीं था कि उनकी जोड़ की चिकनी हड्डी घिस रही है, वो घिसती है, ऊपर से खुदा न करेगा कि कोई लुढ़क पुढ़क जाए, चोट लग जाए, तो वो मजीद उसको इंसल्ट हो जाती है जोड़ की चिकनी हड्डी को, एंड दैट इज़ देयर टू स्टे। एक दफ़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर आप ग्रेड 2 स्टेज पे आ गए, तो इवेंचुअली बढ़ता चले जाता है, हल्के हल्के बढ़ता चले जाता है, और फिर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। इसमें भी अब एडवांस इतनी ज़्यादा हो गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर से बायो इंजीनियरिंग और बायो मटीरियल्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो बायोलॉजिक्स इज़ द राइट वर्ड फॉर इट, कि जो मेरे पास पेशेंट्स ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या इवन ग्रेड 3 आर्थराइटिस के साथ आते हैं, जिनका पहले मैं ऑपरेशन करके नया जोड़ डाल दो, अब मैं अपने ये क्या, ये इसके बारे में बताइए, नया जोड़ क्या मतलब, कैसे डाल? तो मैं आजकल पेशेंट्स को, अपने 70% पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचा लेता हूँ। हाँ। तो जिनको मैं पहले ऑपरेट करता, जिनका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या 4 की तरफ जो जा रहे हैं आर्थराइटिस के, उनको PRP एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ ईजाद हुई है
जिसके जो अंदर स्किन और हेयर के लिए होती ये है अलग चीज है, PRP, ये अलग है। ऑर्थोपेडिक ग्रेड थोड़ा सा कॉस्मेटिक से अच्छा। बेहतर है। तो पीआरपी एक ऐसी चीज़ है, इजाद हुई है, मतलब हम लोगों को साइंस की दुनिया में ऑर्थोपेडिक्स, और मुझे पहले बड़ा कम बिलीफ था इस पे, मगर लास्ट 10 ईयर से जब मैं लोगों को पीआरपी लगा रहा हूँ, इतने मेरा बिग कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स, बिग ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो सर्जरी स्केप कर रहे हैं। इनफैक्ट दे फीलिंग बेटर। कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पहले आपने कहा था कि हमें ऑपरेशन करना है, मैंने कहा भाई मैंने पीआरपी ट्राई की एंड मेरे खुद अंकल थे, उनका इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली कोविड में, बट उनकी एक तरफ मैंने पीआरपी लगाई थी, पहले उनके ऑपरेट कर दिया था मैंने 4-5 साल पहले, फिर जब पीआरपी आना शुरू हुआ पाकिस्तान में आज से 10 साल पुरानी बात, तो मैंने इनको पीआरपी लगाया और उन्होंने कहा मुझे तो सर्जरी की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब पहले क्यों कर दिया, तो पहले भी पीआरपी लगा देते। तो इट्स मोस्ट अमेजिंग थिंग दिस पीआरपी। अगर कोई ग्रेड 4 में आ जाए और टांगें की टेढ़ी हो जाए, चला नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में तकलीफ है, तो फिर तो सर्जिकल, अगर मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम है फिर तो सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर सिर्फ थोड़ा बहुत आपको आर्थराइटिस है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो डेफिनेटली पीआरपी लगाना चाहिए किसी भी अच्छे हेल्थ केयर फिजिशियन के पास जाके, क्योंकि वो एक्चुअली हॉल्ट कर देता है प्रोसेस को, रोक देता है डीजेनरेशन को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या जिनके वजन ज़्यादा होते हैं उनका, आपने मतलब अक्सर मैंने देखा जिनके वजन ज़्यादा है उनको घुटनों में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल तो सही क्या कह रहे हैं। वजन का ताल्लुक है इस चीज़ से, कमर घुटने या कहीं और जॉइंट पेन हो So रहा the है? first advice I give to my patients is जिनको नी जॉइंट खास तौर से मिड 20s या लेट 30s में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, इज लूज वेट। सब, और दूसरी बात ये है कि अपने घुटने के चारों तरफ के मसल्स होते हैं, 3-4 हैं इंपॉर्टेंट मसल्स, जिनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, एबडक्टर्स होते हैं और वेस्टिस मीडियालिस। अगर आप 1-2 दफ़ा प्रॉपर क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट पास जाके आप सिर्फ एक्सरसाइज समझ लें अपने घुटने की क्या है, और घर में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, आपके अगर घुटने के चारों तरफ के मसल स्ट्रांग होंगे तो आपका घुटना ऑफलोड होना शुरू हो जाता है। मैंने एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है हमारा कि आप इफ यू से स्ट्रांग एंड इफ योर मसल से स्ट्रांग तो आपके घुटने पे कम वजन पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू डू, इट एक्चुअली प्रिवेंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वजन कम करना ज़रूरी है। ये तो हो गई घुटनों की बात, हम ज़रा कुछ एंटरटेनमेंट की भी बात करते हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्कर्दू में माशाल्लाह आपका होटल ओपन हो गया है। जी, फ्रॉम, मैं कहता हूँ ना, फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटैलिटी, दैट्स व्हाट आई से। हाँ, मेरा बड़ा पैशन था बिकॉज आई यूज्ड टू गो रेगुलर स्कीइंग, एक जगह है स्विट्जरलैंड में गस्टार्ड के नाम से, तो आई यूज्ड टू गो देयर। I've been there. या सो एग्जैक्टली, सो आई यूज्ड टू गो देयर रेगुलर फॉर स्कीइंग। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई हैं। अच्छा, राइट, ओके, सलमान So खान आपने वो बनाना है, गस्ताद बनाना है स्कर्दू। because I studied in close to Prague in Central Europe, तो मेरे लिए I used to go there for skiing regularly, और मेरे दिमाग में था अगर कोई जगह है पाकिस्तान में तो वो स्कर्दू is just like a twin city of Gstaad, and it has the same atmosphere, same weather pattern, same very good, the people are very polite and kind. Gstaad is different than the rest of the Switzerland. तो मुझे लगता था स्कर्दू एक ऐसी जगह है। 3 साल पहले शौक सारे पड़ा था इंडियन एक्टर सुपरस्टार्स गस्ताद जाते हैं छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड तो में। I think ये पाकिस्तान आपने में बोला स्कर्दू को बना दो। नहीं, but I think पाकिस्तान में टूरिज्म इतना पोटेंशियल है और इतने लोग आते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। बस हम इस वक्त भी स्कर्दू में यूरोपियंस आए हुए हैं, वहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं। हम लोग नहीं जाते स्की करने, हम लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड, साउथ ऑफ फ्रांस, इधर उधर ढूंढते हैं जगहों को, जाते हैं। हम लोग भी -10 में ही हैं जाके इन जगहों पे। और पाकिस्तान में जाएं, अगर बहुत शौक है सर्दियों में जाने का, -15 हो रहा है स्कर्दू में, जहाँ सर्दियाँ खा के आए हैं। Seriously? So that's for 2 months only. It's not always like that. The temperature drops down. So it's मुझे देखना है -15, स्कर्दू। -12. And it's snowing. डॉक्टर साहब It's हम beautiful. कभी नहीं हम देखा, शो पर करने हाँ। आ रहे हैं आ आपको जाइए, आ स्कर्दू। जाइए, आ जाइए। मैं आपको हम Count आपके me in, होटल मैं में। आपकी टीम का हिस्सा बन के हाँ। चली जाऊँ। एंड स्कीइंग, पाकिस्तान इतना बड़ा, इतना खूबसूरत स्पोर्ट है, एक बड़ी खूबसूरत जगह है नलतर वैली के नाम से, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का वहाँ पे स्की स्कूल है, बट इट्स ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, सो पीपल शुड गो एंड लुक इनटू दिस People don't really know about these things. There's जितना no पता ही नहीं, awareness, tourism there's का no पता है, हम awareness. डॉक्टर बाहर साहब, ये जाते हैं ट्रैवल अपना वाला मुल्क शो नहीं एक करना बनता है आइए ना। माय और गेस्ट। मैं वही हैरान हूँ कि आपको इतनी चीज़ें पता, जब आप बाहर हैं, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, आपको पाकिस्तान के बारे में इतना और पता इतना है। अफसोस होता है कि स्कर्दू जैसे इतने ब्यूटीफुल, गिलगित बल्तिस्तान में दे अबाउट 12 or 13 different types of apricots, cherries, और about 30-40% of them get wasted because there's not even there's only one food processing plant. उनको प्रोसेस करके कोई ना कोई तो करे शो पे, इसको एक्सपोर्ट करे, इससे पाकिस्तान कोई फायदा ना, इफ यू गेट एक्सपोर्ट। सो देयर इज सो मच टू डिस्कवर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज नॉट डिस्कवर्ड येट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इस टाइम में आपने काफ़ी हेल्प की ख़वातीन की। अब बस अगर दर्द सर हटाना है तो डॉक्टर साहब के पास जाके और दिखाएं अपने घुटने, कमर और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सर्दियों में। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
बाप के लिए अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है उनका अच्छी जगहों पर शादियां करना, खास तौर पर लड़कियों का। एक सर्वे के मुताबिक 35% पाकिस्तानी माएं अपनी बेटियों के रिश्तों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के लिहाज से 2024 में 1 करोड़ पाकिस्तानी लड़कियां जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है अपनी शादी के इंतजार में बैठी हैं। एक सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी लड़कियां जहेज न देने की वजह से शादी नहीं कर पा रहीं और रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानी फैमिलीज अपनी बेटियों की शादियों के खर्चों की वजह से कर्ज में डूबे हुए हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये अगर मैं ये सेगमेंट मिस कर जाऊंगी तो एक बहुत बड़ा दर्द सर मिस कर जाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे फिज़िकल पेन्स और दूसरी चीज़ों के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा दर्द सर है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप रिलैक्स ही तब होते हैं जब उनकी बेटी की अच्छी जगह बात तय हो जाती है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारी होती है, क्योंकि वही कनेक्शन माँ बाप का औलाद से ऐसा है कि अगर वो सुकून में है तो माँ बाप सुकून में ऑटोमेटिकली, फिर वो अपने सारे दर्द भूल जाते। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम हमारे यहाँ देखी गई है रिश्तों की, कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़की को पसंद नहीं आ रहा, लड़के को पसंद नहीं आ रहा, फैमिली को पसंद नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे लोगों को, और ये उनका दर्द सर बन जाता है। कहना नहीं चाहिए, बेटी की शादी की बात है, लेकिन है ये दर्द सर। और इस बात पे डिस्कशन करने के हमारे पास डॉक्टर सना यासिर हैं, अस्सलाम वालेकुम, जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, और जाहिर है इनसे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बच्चियाँ क्यों रिजेक्ट कर रही हैं, ये रिश्ता नहीं हमारे काबिल, ये रिश्ता नहीं रिजेक्ट, मतलब ये भी नहीं हमारे काबिल। और साथ शाजिया रहमान है जो कि मैरिज कंसल्टेंट है SR वेडिंग एंड मैट्रिमोनियल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो हम शुरू करते हैं, पहले तो यहाँ आपसे शुरू करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लड़कियों को रिश्तों के हिसाब से। भाई हमने तो अपनी पसंद से कर ली, हमारे अम्मा अब्बा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे लिए रिश्ते ढूंढने नहीं पड़े। देखें, जिस वक्त बच्ची ज़रा से भी एक ऐसी एज में आती है, लाइक 17-18 में आती है, तब माँ बाप के जहन में आना स्टार्ट हो जाता है कि बेशक अभी इसकी फर्दर स्टडीज़ चल रही हैं, मैं शहरों की इस वक्त बात कर रही हूँ, तो हम अच्छा रिश्ता अगर कोई आया हम जहन में रखते हैं, और कोई भी हमें कहता है तो हम ढूंढना शुरू हो जाते हैं, या एटलीस्ट हम मना नहीं करते। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि अब बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं। बच्चियाँ ये बता देती हैं, लेट्स सपोज कि अगर 18 साल की बच्ची वो कहती है 4 साल अभी मैंने डिग्री करनी है, फिर मैंने मास्टर्स करना है, तो आप अभी देखें ही मत, या जब मैं पढ़ लूँगी तो मुझे खुद ही कोई समझ आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो पेरेंट्स के लिए इस चीज़ का एक कॉम्बो बनाना कि जो लड़की को पसंद आए, वो एक खौफ भी लगा रहता है कि जो पसंद आएगा वो हमें नहीं पसंद आएगा, या वो हमारी कल्चरल चीज़ों से मैच नहीं करता होगा। अब बच्ची अगर बाहर पढ़ने गई है, लेट्स सपोज, उसको वहाँ पे कोई समझ आ गया, तो आपको होता है नहीं 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 बेटा, कोई पाकिस्तानी ही देखना। ये एक बहुत ही इक्वेशन, अगर बैलेंस की बात की जाए, लोगों को ये लगता है कि हम जब रिश्ते के लिए शुरू करेंगे, और अगर हम ऑब्वियसली हम अच्छे से अच्छा रिश्ता देखना चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए स्पेशली, तो हम ये कहते हैं कि अच्छे घर का हो, तो हम उतना जहेज़ भी जमा करना शुरू कर दें। हम वो जो एक शादी है, वो जो एक शादी वाला दिन होगा, उस शादी को हम इतना ग्रैंड बनाएं, या उस शादी के लिए हम अगर इवन मिडिल क्लास भी हैं तो हम कमेटियाँ डालना स्टार्ट कर दें, हम गोल्ड, हम सेविंग। तो वो चीज़ जो आपकी वाली बात है कि कहना नहीं चाहिए, अल्लाह न करे बच्ची की शादी आपके लिए इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, एक टास्क बन जाता है, और आपने वो गोल अचीव करना होता है, और आपने जिंदगी में होता है ना अपना बस करियर आपका मेन मकसद ये है, आपने अपने बच्चे की शादी करनी है, जैसे आपने कहा वो सारी बेसिक लवाजमात हमारी करने, और आपको अगर ये पता चल गया कि आपके कहीं करीब में किसी बच्ची का जल्दी रिश्ता हो गया, तो आप पे वो एक और प्रेशर आ जाता है, तुम नहीं देख रही हो अपनी बच्ची के लिए क्या। अच्छा, या अगर आपकी बच्ची के रंग को लेके जो अभी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कोई प्रॉब्लम है, तो सब कहते हैं अरे किसी को दिखाना शुरू करो, किसी एस्थेटिक के बाद। अब तो वाइटनिंग ड्रिप्स लग जाती हैं। आप उस माँ का पेन फील किए बगैर उसको इतने आराम से मशवरे दे रहे होते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, दर्द सर नहीं भी होता ना, नहीं है तो आप उसको बना देते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, बेटी के लिए फ्लैट लेके डाल दो या प्लॉट डाल दो, तो उससे ज़रा ना लगता है कि बच्ची इतना जहेज़ लेके आएगी, तो फिर मैं शुरू करती हूँ। तो ये जो बेवकूफ़ाना मशवरे देने वाले हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हर बच्ची डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है, उसके नसीब में अल्लाह ने जो चीज़ लिखी हुई है वो कैसे भी आनी है, चाहे वो मैच मेकर के थ्रू आनी है, चाहे वो उसकी खुद की पसंद, चाहे उसके पेरेंट्स के थ्रू, चाहे वो अचानक
कोई भी उसकी जिंदगी में अच्छा डॉक्टर शहजादी साहब ने मुझे enter होना आपसे है। ये पूछना है, ज़ाहिर आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं, सो आप ख़वातीन से लड़कियों से मिलती होंगी। हाँ। क्या वजह है आजकल लड़कियां इतने आराम से नहीं राज़ी हो रही कि नहीं रिजेक्ट, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं पसंद, हमें मतलब पहले होता था कि लड़कियां इतनी बेचारी नहीं वोकल थी, मगर आज जो है बोलती हैं लड़कियां अपने हक के लिए। देखिए हमने उन्हें बोलना सिखाया है, हाँ, स्पेशली जैसे हमारी जो लेकिन society नखरे है भी वो- ज़्यादा हो गए हैं ना अब निदा उसको नखरा कहेंगे तो शायद उनकी आवाज़ को हम खुद ही सेल्फ अवेयरनेस कम कहते कर हैं मेरा दें। ख्याल हाँ, है। मैं चाहूँगी कि हाँ, हम इसको सेल्फ अवेयरनेस रखें। कहें। देखिए अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो वो रिजेक्शन पर से नहीं है, वो है वैल्यूज़ का मिसमैच कि हाँ मैं इनके साथ शायद निभा ना सकूं। नहीं, लेकिन वैल्यूज तो बच्चियां नहीं देखती, आजकल बच्चियां बैंक बैलेंस देख रही हैं। ये बच्चियां नहीं देखती हैं ज़्यादा हो उनके, गई हैं। ये बच्चियां नहीं देखती हैं, उनके घर वाले देखते अच्छा। हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि बच्चियों को अगर वो ये कह रही है कि जी इस वक्त मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, तो रिश्ता कौन ढूंढ रहा है? वो तो नहीं ढूंढ रही, उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं या उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं या रिश्ता आंटियां जो अप्रोच जो करते हैं कल्चर लोग, है, ठीक है। exactly। हमारे यहाँ देसी कल्चर का फ्रेमवर्क है जो कि बहुत रिजिड है। ये रिजिड क्यों है? इसमें आपकी सर्टन डिमांड्स होती हैं उस लड़की से ही। क्या वो एक इतनी इन्फ्लेटेड सोसाइटी में क्या वो अपने हस्बैंड के साथ एज अ फाइनेंशियल पार्टनर प्रोवाइड कर सकेगी? बहुत से लोग मेडिकल इसलिए भी करते हैं कि उनका रिश्ता अच्छा आएगा, यू आर या राइट। बाद में वो फैमिली हाउस होल्ड में फाइनेंशियल इनपुट देगी। एटीएम मशीन्स काउंट करते हैं ना, मेडिसिन दैट इज जस्ट वन थिंग, ठीक हाँ। है, दैट इज जस्ट वन डॉक्टर थिंग। बहू। इसके अलावा पेरेंट्स का राजी होना, अगर उसने खुद पसंद कर लिया है। अब देखें हम लकी लोग हैं, हमने पसंद किया, मेरी तो चले 3 साल बाद, लेकिन मना मना के हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज कराई ली, हाँ। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, क्या वो चीज़ें थी जो आपको असल में गोल के तौर पे रखनी चाहिए? इसके लिए अभी तक मेरे प्रोग्राम से पहले, यानी मैं एक कोचिंग प्रोग्राम ऑफर करती हूँ प्री मैरिटल कोचिंग का। मैं शाजी से भी यही अभी बात करी थी जब हम कि offer बच्चियों की थे। शादी से पहले एक उनको कोर्स कराएं। नॉट Counseling जस्ट की बच्चियाँ, जरूरत है। ये आपका लड़कों वो को भी। इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें आप उनको कम से कम शादी ऑन द राइट फुट कैसे स्टार्ट होती है ये बता सकेंगे। Seriously यार, ये तो क्या बहुत अच्छी माइंडसेट चीज़ है। होना चाहिए उस बच्ची का, उस बच्चे का, स्पाउसेस की एक दूसरे के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वाओ। पेरेंट्स या इन लॉज की अलाउड इंटरफेरेंस कितनी है। अब देखिए मैं मोहतात होके अलाउड इंटरफेरेंस बोल रही हूँ, शाजी आप एग्री करेंगी। Exactly। क्योंकि बाज़ औक़ात पीपल प्लीजिंग की वजह से हम हाँ कहते चले जाते हैं और उसके बाद हमारा हशर हो जाता है, बिल्कुल। वेल बीइंग तबाह हो जाती है, ठीक है। उस वेल बीइंग का जिम्मेदार कौन है? अगर एक खातून हर चीज़ पे यस जी अच्छा जी ये भी कर लूँगी, जी वो भी कर लूँगी, बच्चे भी मैं संभाल रही हूँ, घर भी मैं कर रही हूँ, बाहर भी कमाने निकल रही हूँ, सब अगर एक औरत ने सुपर वुमन बन जाना है तो उसको मर्द की ज़रूरत है? मर्द की ज़रूरत तो फिर नहीं रहे। आई शुड वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद माई स्पाउस, आई डोंट नीड टू, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। बच्चियों को जब ये शऊर आप आ जाता है कि यार व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, मैं अपने आप को इतना जान लूँ, मैं इतना सेल्फ अवेयर हो जाऊँ कि देखो आई एम वर्थ दिस, आर यू विलिंग टू हैव अ शेयर्ड गोल विद मी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी वेडिंग या वलीमा इवेंट नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जब तक आपका विजन ही क्लियर नहीं होगा, आप क्या करोगे? वो विजन वो दोनों लड़का लड़की मिलके बनाएंगे, True। उनके पेरेंट्स नहीं बनाएंगे। मैं अक्सर पूछती हूँ क्लाइंट्स से कि शादी अपने लिए कर रहे हो या अपने घर वालों के लिए कर रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है? शादी का गोल क्या है? बच्चे करने नहीं करने? आपने जो अभी एक स्टैट्स शेयर किए थे, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिमिलर स्टैट्स, 10 मिलियन औरतें 35 साल से ऊपर इस वक्त शादी की मुंतज़िर है। भाई इंतज़ार करने को किसने कहा है? इंतज़ार करने को किसने कहा है? आपके पास 20-21 साल 22 साल के बाद जब आपकी एजुकेशन एक हायर एजुकेशन ख़त्म होती है, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकल आते हो, उनको इजाज़त जिनको मिलती है वो निकलती हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ठीक है। वरना वो घर में, मेजॉरिटी लोग घर में, क्या एक्सपोजर है उनका? वो कुएं का मेंढक है। वो रिलाई करती हैं मैच मेकर्स पे फर्स्ट अवेलेबल रिश्ता। या कजन्स, ठीक है, या जहाँ अब्बा ने कह दिया गाय के खूंटे की तरह से उनको। आई वॉज अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस अभी लास्ट मंथ, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि कज़न मैरिजेस जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है,
इसकी वजह से कितने जेनेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों में, नॉट जस्ट डिसऑर्डर्स, कंडीशंस दैट आर गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग। एंड यू नो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर होगा, बट क्या वो छुपाया जाएगा स्पाउस से? और आपको जब मालूम है कि पेरेंट्स की कज़न मैरिज हुई है तो फिर वो अपने कज़न्स में देने की करें, तो सेकंड डबल 50% चांस बढ़ जाता है, ठीक है। सो हम तो मैंने अभी तक नहीं देखा, शाज़िया मुझे करेक्ट कीजिएगा, कोई भी मैट्रिमोनियल सर्विसेज जो देते हैं, क्या उन्होंने अपने फॉर्म्स में ये लिखवाना शुरू किया है कि थैलेसीमिया माइनर है फैमिली में, या कोई ऐसी मौरूसी बीमारी है? आई डोंट थिंक है। नहीं, हमने ये स्टार्ट किया था और इसमें सारी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स थी, हम ये बात करते थे कि आप वो प्रोवाइड करें, वो चीज़ें जो लड़की वाले शाये करते हैं क्वेश्चन पूछने में, तो हम कहते हैं आप ये पूछ, अगर पहली मैरिज ख़त्म हुई है और उसकी वजह क्या है कि लड़की को हम ब्लेम करते हैं एज अ सोसाइटी के बच्चा नहीं होगा इसलिए छोड़ दिया, ये मेडिकल रिपोर्ट तो लड़के की भी आ सकती है। अब जो सेकंड मैरिज करने जा रही है उसका पूरा हक होता है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स देखने का पूरा हक रखते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि हम इसकी ब्रांचेस बहुत हैं और हम इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू टॉपिक कि ये एक प्रॉब्लम है, सरदर्द है बच्चियों के रिश्ते। आपने कहा कि बच्चियां सेल्फ अवेयर हो गई हैं, तो उनको अपने हुकूक का और अपनी चॉइसेस का पता है। जब वो कुएं की मेंढक है और उनको पता ही नहीं, तो जिस खूंटे से बांधा जाता था वो बंध जाती थी। प्लस निदा, आप मुझे ये बताओ ना, क्या गारंटी है कि शादी के बाद बच्ची खुश रहेगी? जहाँ माँ बाप चाह रहे हैं वहाँ कर दी तो भी तो मसले हो सकते हैं ना, क्या होते नहीं है? अरेंज मैरिजेस में 75 to 80% ख़वातीन ऑप्ट करती हैं डिवोर्स के लिए। अब मैं लेटेस्ट स्टैट्स बताती हूँ, ख़वातीन ऑप्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि हमने ख़वातीन को बाशऊर कर दिया और मर्दों को उन बाशऊर ख़वातीन के साथ रहना नहीं सिखाया और उनको एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया। वेरी वैलिड पॉइंट। हमें एक्सेप्टेंस नहीं दी कि अच्छा तुम जो भी कर रही हो तुम अपने बिहाफ पे करो करो करो, लेकिन जब तुम घर आओगी ना तुमने बीवी वाले रोल में फिट इन करना है। अच्छा, आपके पास क्या डिमांड्स आती हैं, ज़रा दोनों तरफ से मुझे बताइएगा, लड़के वाले और लड़की वाले लेटेस्ट डिमांड्स क्या, क्योंकि ये भी तो चेंज होती है ना। ये जेन ज़ी और अगर हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये होती है, वो जो एक हम पहले बात करते थे ना कि लड़की बहुत खूबसूरत हो, अब लड़कों की वो डिमांड नहीं है। ओके, वो कहते हैं बेशक लड़की अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है या डस्की कॉम्प्लेक्शन है, कुछ उसको खुद को कैरी करना होता। अच्छा। मेरी उसके साथ कंपैटिबिलिटी, पर्सनैलिटी प्लेजेंट, मैं उसको लेके मूव कर सकूं। पहले हम क्या बात कर सकते थे, जो घर में रह सके, जो इसके साथ मेरी अम्मा खुश रह सके, जो आलू के पराठे अच्छे बनाती है, मेरी खाला को प्लीज कर सके, ब्रादरी सिस्टम। अब हम क्या कहते हैं, नहीं, इवन शी इज वेयरिंग कुर्ता एंड जीन्स विद हिजाब और वो मेरे साथ कॉन्सर्ट पे जा सके, या वो जो पहनना चाहती है या वो जो करना चाहती है, लड़के अब उस पर सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। एक वर्किंग बच्ची काम कर रही होती है या वो कहते हैं कि ये पढ़ती भी आई है। लड़कियों की तरफ से डिमांड बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लड़कियों की तरफ से डिमांड ये होती है कि जी आप बहुत ज़्यादा, जो मेरे पास प्रोफाइल्स आते हैं उसमें गुड लुक्स और अच्छा इनकम या क्या कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गई है। पहले गुड लुक्स पे इतनी बात लड़कियों की तरफ से नहीं होती थी। अगर मैं लास्ट डेकेड की बात करूं या 10 साल 15 साल में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया हमारे यहाँ सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, हर एक को ये होता है कि जी लड़का, अगर आप उससे फर्स्ट प्रायोरिटी जब मैं पूछती हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी इस ख़ानदान, इधर एजुकेशन और लुक्स आता है। अगर ख़ानदान भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी और लड़का लुक वाइज हैंडसम नहीं लगता, लड़की को मना कर देती है। तो उल्टा हो गया ना, तो पहले लड़के ये बोल रहे होते थे। देखिए आपने 20-40 साल बर्दाश्त कर लिया ना, आप कहते थे हूल के पहलू में लंगूर कहते थे ना हम लोग, ठीक है। अब नहीं, अब लड़कियां ये कहती है कि आप इवन अगर ओबेसिटी है, लड़का इवन मोटा भी है। मैं एक था, उस लड़के का ब्रांड था बहुत फेमस, लोग उनका घर वगैरह चीज़ें, मतलब हर जगह जैसे कहना चाहिए अल्लाह की तरफ से नवाजा हुआ। लड़की वालों ने कहा नहीं, लुक्स पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। लड़की को अब ये भी होता है कि अभी जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। पहले लोग बोलते थे लड़की अपना नसीब लेके जाएगी और ये चीज़ सच है, लेकिन लड़कियां कहती हैं नहीं, ज़िंदगी एक बार मिली है, आगे स्कोप क्या है, आगे ये क्या करेगा। अगर इसमें 4 बहन भाइयों की शादी की जिम्मेदारी है तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो वो जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ का तावीज़ घोल के लड़कियों को पहनाया हुआ था ना पाकिस्तानी, वो अपनी माओं को देख चुकी हैं कि
एंड में वो कहती है आपको क्या मिला, सब आपसे खुश हैं, उनको ये समझ आ सेल्फ अवेयरनेस आ गई है. It's not just self नहीं, bad? even Is it good? it's even not it's just not a good sign. self-awareness. It's For not me, just there should be a combo. हमें एक दरमियान अब एक सेकंड, ये कुछ कह रही हैं जी. मैं जो सॉरी ये बात बोलना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट सेल्फ अवेयरनेस, इट हैज़ टू डू विद योर बिलीफ सिस्टम आल्सो. ठीक है, पहले जो जनरेशन यहाँ पर सैक्रिफाइस करके हिजरत करके आए थे लोग, उस टाइम की अगर हम बात करें, वो सारे थे सर्वाइवर्स. ठीक है, और उनको स्ट्रगल करना था. उनके लिए लव वाज इक्वल टू सैक्रिफाइस. लव इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइस. It is not. लव इज मच मोर. और शादी खाली प्यार से नहीं चलती. तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि खाली प्यार से नहीं काम होगा, तो आप कुछ थोड़ा एफर्ट करना चाहते हैं, कुछ आप अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं. एवरीथिंग बिगिंस विद द थॉट. आपका माइंडसेट कैसा है? जो ये बात कर रही हैं शाज़िया, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट द लुक्स, इट इज़ द फिजिकल अट्रैक्शन शी इज़ टॉकिंग अबाउट. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. एग्जैक्टली. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, माम तुम्हें अच्छे लगेंगे. हाँ बिल्कुल. किसी को कोई मिस वर्ल्ड अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है. सो फॉर एग्जांपल, मेरी भी सास को टॉल लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे मियाँ को तो मैं अच्छी लगी. हाँ. मेरी सास को गोरी लड़कियां पसंद है, लेकिन मेरे मियाँ को मैं अच्छी लगी. ठीक है, सो अगर सिर्फ गोरी टॉल लड़कियों की ही डिमांड हो तो मेरी जैसी तो बैठी रह जाएंगी. सो ऐसा नहीं है. यू नीड टू नो व्हाट यू लाइक, ताकि आप बोल तो सको कि मुझे ये पसंद है. क्यों पसंद है, उसके पीछे एक लव स्ट्रैटेजी होती है. वी एक्सप्लोर दैट एज कोचेस. वी एक्सप्लोर दैट. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? क्या फ़ायदा होगा निदा अगर आपको आपकी लव लैंग्वेज पता हो और आपके यासिर को उसको यूज़ करना आता हो? ये तो मैं अभी अभी ब्रेक शो आने करके बात करते हैं. अभी तो ब्रेक आने दे. मैं और ये तो क्या ये आपके ज़रूरी चेले नहीं- बन जाए. क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या ये जी, ज़रूरी गुरुजी. नहीं है? देखिए शादी शायद आप agree यासिर करें इस तैयार बात- रहो. बिल्कुल. देखिए बात ये छोटी सी ज़रूर है, लेकिन अवेयरनेस में होनी चाहिए कि आपकी मामा को जो पसंद था और आपको जो पसंद था वो फ़र्क हो सकता फर्क है. है. ठीक है, वो फ़र्क बैठ के डिस्कस हो सकता है. ये वाली कबाहत नहीं होनी चाहिए कि हाय मैं अम्मी को कैसे बोलूँ या मैं अब्बा को कैसे बोलूँ. पोटेंशियल आपको दिखता है, फील होता है. यू कैन, आपकी गट फीलिंग होती है. नहीं, वो भी तो कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बन गई है मोहब्बत की वजह से. निदा कुछ वो तो नजर फिल्मी माँ बाप प्यार है ना, कहते फिर हैं, वो वो माँ फिल्मी बाप कहते हैं. एंड प्लस वो फिल्मी प्यार है. फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जितना इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया से, हाँ, हमारे कहीं से नहीं स्टैंडर्ड्स होता. खासे सतही हैं. वो जहन में स्केचेस वैसे ही बने हुए ना. सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स है Supposed to be ना. that. मुझे अच्छा ये- फोन नहीं ये- दिलाया, ये- मुझे ये। डायमंड रिंग नहीं दिलाया, इस तरह की बातें होती हैं. तो वो मुझसे प्यार नहीं करता. मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. हमें वक्त के साथ इवॉल्व होने की ज़रूरत है. लड़कों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर तुम कल अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं खिला सकते तो आज भी मत खिलाओ. गलत उम्मीद पे रिश्ता मत शुरू करो. ठीक है, तो क्या वो स्टेप्स हैं, क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो पहली मुलाकात में होनी चाहिए, दूसरी मुलाकात में होनी चाहिए, तीसरी मुलाकात में, ताकि आप फैसला कर सको कि मामा मुझे यहाँ करनी है या नहीं वो करनी. शायद इसीलिए वो कहते हैं ना कि आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे जहन में एकदम से आई. वो कहते हैं पहले तो ऐसे नहीं करते थे, अब ये करने अब ये, लगे. हाँ. पहले तो इतने गिफ्ट देते थे, अब नहीं देते. I think पहले this is आप the भी thing. वैसी नहीं थी ना. आप भी नहीं थे. आप भी वैसे नहीं थे. आपको अपने स्पाउस के साथ इवॉल्व करना ज़रूरी है. आप में अगर इंटरेस्ट, मतलब आप अगर रोज़ घर जाओ और जाके सिर्फ नैगिंग करो या सिर्फ कंप्लेंट्स ही करो, वो आज आ जाएगा ना. वो कोशिश करेगा कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाएं, कुछ एक्स्ट्रा आवर की इनकम भी हो जाए और तो ये सब ना सुनना कम पड़े. कम आऊँ घर. या बेगम या वालदा, कोई एक Basically, होगा change जो. is the only constant that you have to keep in your थैंक यू फॉर relationship. सेइंग Exactly. दैट. आई से लोग बदलाव चाहते हैं, बदलना बदलना नहीं नहीं चाहते. चाहते, yes. तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो बदले नहीं, वो इवॉल्व करें. अपने ही yesterday को बेस बना के आप सोचो, वेयर कैन आई मेक अ स्मॉल ट्वीक, मेक अ स्मॉल इम्प्रूवमेंट टुडे. क्योंकि आपकी जो बच्चियाँ बैठी हुई इंतज़ार करिए ना, अगर वो मैग्नेट बन जाएंगी तो वो किसी को चेज़ नहीं करेंगी, लोग उनके पास आएंगे. आपकी शख्सियत में वो मैग्नेटिज्म होना चाहिए, वो ग्रूमिंग आपकी होनी चाहिए कि लोग आपसे मुतासिर हों और अब आपसे इसके बात लिए करना चाहिए. एक और एपिसोड बनता है. लड़कियों की ग्रूमिंग सीरियसली, मैं सीरियस हूँ. ये अब मेरा तो यहाँ निदा, पे ग्रूमिंग में क्या वक्फे आता का है? टाइम आ किसको गया है. नैपकिन फोल्ड करना मेरा आता है कि वक्फे का टाइम आ गया है और मुझे ब्रेक पे जाना है. तो इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम करना पड़ेगा. ये ग्रूमिंग वाली बात बड़ी दिल को लगी है मेरी. आज की बातें कंप्लीट नहीं हो पाई. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पते की बात आपके लिए आज डॉक्टर शाहीन जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब तो सब आपको जान पहचान गए होंगे ना। मेरे साथ आप भी काफ़ी नज़र आती हैं सुबह सुबह। कश फाउंडेशन के जो पिछला वाला सेगमेंट था उसमें हमने बात की थी ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, मैल न्यूट्रिशन के हवाले से, जो जब पैदा होता है बच्चे तो कितने ख़तरात से वो गुज़रता है। और आज हम बात करेंगे रूट कॉजेज़ की कि ये मैल न्यूट्रिशन, ये ग़िज़ाई किल्लत होती क्यों है। सो कश फाउंडेशन की रिसर्च से ये बात सामने आई है कि गुर्बत, बैलेंस डाइट के बारे में अवेयरनेस यानी मालूमात की कमी और इन्फेक्शंस, ये ग़िज़ाई किल्लत के मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये बेयर करने पड़ते हैं लोगों को। तो आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं। कुछ सवालात हैं डॉक्टर साहिबा आज भी मैं आपसे करना चाहूँगी। अक्सर ये देखा गया है, ख़ास तौर पे सर्टन इलाके में जहाँ ज़ाहिर है उनके पास इतनी ग़िज़ा के लिए वो तो हैंड टू माउथ होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और खाने को होता है नहीं होता, वहाँ अक्सर देखा गया है कि बिस्किट खिला दिए बच्चों को, आलू खिला दिया, क्योंकि आलू एक सस्ता वेजिटेबल है कंपैरेटिवली और चीज़ों के। तो क्या ये आलू और बिस्किट की ग़िज़ा, क्या ये बैलेंस डाइट है? बिल्कुल भी बैलेंस डाइट नहीं है। और प्रॉब्लम ये कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा ना, लोगों को पता नहीं है, आगे ही नहीं है कि क्या चीज़ न्यूट्रिशियस है, क्या किस में ग़िज़ायत है। वो मकसद ये कि बच्चे को पेट में कुछ डाल दो ताकि वो चुप हो जाए, रोए नहीं, तंग नहीं करे। तो इसके लिए वो कुछ भी दे देते हैं, इवन छालिया गुटखा भी दे देते हैं। सीरियसली? कैन यू इमेजिन कि 6 महीने 8 महीने के बच्चे के मुंह में गुटखा डाल देते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा मीठा होता है तो बच्चा चुप हो जाता है और शायद सो भी जाता है उसकी वजह से। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हो रहा है हमारे यहाँ। 6 महीने 8 महीने के बच्चे के मुंह में गुटखा डाल दिया जाता है। तो ये आलू और बिस्किट से सिर्फ पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना है, ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा नहीं कर रहा है। पूरा नहीं होता वो, उससे पूरा नहीं होता। बिस्किट में भी शुगर है, आलू में भी सारा शुगर है, कार्बोहाइड्रेट ही का यही है बस। ज़्यादा होगा कि बच्चा फूल जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट हेल्दी। मोटा बच्चा भी हेल्दी नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। अच्छा, बच्चे को अगर साफ पानी फराहम किया जाए तो क्या ग़िज़ाई किल्लत को कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब हमारा मुल्क उन बदनसीब मुल्कों में से कि हमें पीने को साफ़ पानी नहीं मिलता है। और ख़राब पानी में जो साफ़ नहीं, बेंता बैक्टीरिया होते हैं, इवन पैरासाइट्स होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी वजह से। फिर वो टाइफाइड और दूसरे बुखार, ये सब चीज़ें, हेपेटाइटिस, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वो ज़्यादा उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। फिर भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में अगर कीड़े हों तो वो उनको खून की कमी होना शुरू हो जाती है। खून की कमी वाला बच्चा वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है, खाता पीता नहीं है। तो साफ़ पानी तो मतलब बेसिक ह्यूमन राइट है मेरा ख्याल है, जो कि हर एक को मिलना ही चाहिए। और तो अगर जैसे पानी उनके पास साफ़ मैसर नहीं है तो क्या वो आम पानी लेकर उसको उबाल लें, बॉयल कर फिर लें, पिलाएं? हाँ उसको बॉयल कर लें, बॉयल कर लें। और टेबलेट्स मिलती हैं क्लोरीन की, वो उसमें ऐड कर लें। अच्छा, पानी जो भी सस्ता पड़ता हो। जैसे कि अब तो बॉयल करना भी महंगा पड़ जाता है, इसलिए गैस नहीं है तो बिजली नहीं है तो ये नहीं है, वो भी तो मसले हैं ना। तो क्लोरीन की टेबलेट्स होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। ब्लीच बहुत सस्ता मिलता है, अगर उसका फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दें, वो फिर नुकसान भी करेगा। तो अगर इन चीज़ों को सीख लिया जाए और इसकी आगाही हो कि पानी को साफ़ कैसे करना है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। साफ़ पानी, साफ़ पानी तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ना दुनिया में, नेमत है अल्लाह की। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी अफोर्डेबल ग़िज़ाएँ जो हैं उनके ऑप्शंस बताएं, उनकी कॉम्बिनेशन जो है थोड़ी सी ऐसी बना के दे दें। देखिए हमारे मुल्क में खजूर एग्जाम्पल है, खजूर इतना सस्ता है और हर जगह होता है, पूरे पाकिस्तान में खजूर होता है। हमारे खैरपुर और बलूचिस्तान में खजूर मशहूर हैं, जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। सस्ती चीज़ है, हर जगह मिलती है और उसमें बहुत ग़िज़ायत है। तो बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों में डालना चाहिए, बजाय कि टॉफ़ी चॉकलेट इसके डालें। हमारे लोकल फ्रूट्स वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, गंदम के अलावा जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो जौ है, जौ जिसको बारले कहते हैं, उसका दलिया या सूजी है। इन चीज़ों में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये कोई महंगे भी नहीं है। तो इनके साथ थोड़ा बहुत दूध, थोड़ा बहुत योगर्ट या इस तरह से चीज़ें मिला के बनाई जा सकती हैं और वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी कुछ पूरी कर देती हैं। अच्छा, अब जैसे जब वो माँ जो है बच्चा पैदा करने के दौरान, इन फैमिली में प्रेगनेंसी के दौरान, जब उसको सही ग़िज़ा नहीं मिलती तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है?
जैसा माँ का जिस्म होगा वैसे ही बच्चा तैयार होगा ना। उसे 9 महीने अंदर रहना है और माँ को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी है, विटामिन की डिफिशियंसी है या खून की कमी है, तो बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट। और बाज़ विटामिन ऐसे होते हैं जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ओमेगा 3 वगैरह है, फ़िश ऑयल है। हमारे यहाँ फ़िश बहुत होती है और फ़िश जो फैट वाली फ़िश होती है वो बहुत अच्छी होती है प्रेगनेंसी में। मुश्किल है कि हमारे यहाँ मना कर देते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, मछली नहीं खाओ। तो प्रेग्नेंट औरत को खास कर मछली नहीं खाओ, खजूर नहीं खाओ, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाओ, गरम है। जबकि ये तीनों चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं उसके लिए। गरम है तो मैं तो बोलती हूँ गरम वो है जो चूल्हे से उतरा है और ठंडा हुआ है जो फ्रिज से निकला है, एंड दैट्स इट। बाकी कुछ गरम ठंडा नहीं। ये बताइए कि जैसे लाइक अगर जो मैल न्यूट्रिशन अगर माओ के अंदर भी है तो उनको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? अगर वो उन्होंने प्रेगनेंसी में अपना वो ख्याल नहीं रखा, खाना पीना सही नहीं खाया, आम जो बस रोटी और चटनी खा ली, इस तरह के खाने खा लिए जिसमें सिर्फ पेट भरने वाली बात है, जो रोटी मिर्ची के साथ खा ली, रोटी प्याज के साथ खा लिया। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ सस्ती चीज़ें जैसे मोरिंगा है, मोरिंगा जिसको सुहांजना भी कहते हैं, सुहांजने की फली बनती है, फली बनती है, उसके पत्तों का सालन बनता है, वो बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी। ये अफ्रीका में बहुत रिसर्च होके ये प्रूवन है और दुनिया में खाया जाता है, उसके पत्तों को पकाया जाता है। अब ये चीज़ें हमारे मुल्क में तो आम मिलती है, और मोरिंगा पाउडर आप देखें कितना महंगा मिलता है, मंगाएंगे अमेज़न से। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ मैंने ऐसी दी हुई हैं और पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है लोगों को, बताओ तो उनको समझते भी नहीं है। लगी होगी इधर उधर उनके करीब में कोई और उनको हर घर में एक दरख्त होना चाहिए मोरिंगा का, जो बच्चे भी खाएं और बड़े भी खाएं जिससे। अच्छा, कैसे इनकरेज करें देही इलाकों में, इस तरह के इलाकों में जहाँ अवेयरनेस नहीं है कि भाई अपने बच्चे को सही खिलाओ पिलाओ और रेगुलर चेकअप कराओ ताकि पता चले कि बच्चे में कमी है क्या? पता ही नहीं होता ना, कैसे हेल्थ वर्कर जाके उनको। तो ये आप कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम इतने सारे मजे मजे की बातें करते हैं, लेकिन ये जरूरी बात है ना, लोग देखते हैं ना, अवेयरनेस तो ऐसे ही फैलेगी ना, मीडिया से ही फैलेगी ना। बिल्कुल। देही इलाकों में हेल्थ वर्कर तो हर वक्त नहीं जा सकता, तो मास एजुकेशन इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो इस वक्त इसका मतलब हम हेल्थ वर्कर का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा रोल है। मगरूर हो जाऊं। नहीं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सच्ची बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कौम को तरबियत देना मीडिया का काम है। अच्छा, हेल्थ वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब वो घर घर जाके कन्विंस करें, सास, माँ, बाप, सबको बताएं, समझाएं कि ये कितनी ज़रूरी है आपकी फैमिली के लिए ये ग़िज़ाइयत? लोगों की तरफ से ना रेजिस्टेंस बहुत आता है, बहुत। इवन मेरी क्लिनिक में बैठे हुए लोगों, उनको मैं समझाऊं वो डिनाई कर देते हैं। तो आप घर जाके उनको बोलेंगे तो वो तो उनको तो बिल्कुल, घर जाके तो वैसे ही वो शेर होते हैं, वैसे वो शेर होते हैं, अपने घर में तो शेर होता है ना हर कोई अपनी चार दीवारी के अंदर। तो वो हेल्थ वर्कर जाती तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सिंपल वैक्सीनेशन प्रॉब्लम होती है, सिंपल प्रेग्नेंट औरत का चेकअप करना प्रॉब्लम होती है। तो ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन, आप मतलब वो बोल के आ जाना और इतनी अच्छी काउंसलिंग करें कि वो कन्विंस हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हेल्थ वर्कर को इतना अच्छा काउंसलर होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ आमतौर पे नहीं होते हैं। काउंसलिंग सेशंस तो हमारे यहाँ इतना होते ही नहीं। तो वही बात है कि लोग शौक से जो देखते हैं वो आप ही को देखते हैं। आप ही लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई हमारी ज़रूरी बातें सुन लिया करें, बहुत ज़्यादा, और इन पर अमल भी करें खुदा के वास्ते, क्योंकि कश फाउंडेशन जो है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो इन मसाइल को किस तरह से एड्रेस कर रही है और अवेयरनेस किस तरह फैला रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग रिसर्चेस कर रहे हैं। रिसर्च से तो ये चीज़ें निकल के आती है ना, ये डिफिशिएंसी, वो डिफिशिएंसी। मोर देन 40% बच्चे डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम में हैं। तो कश फाउंडेशन इस मामले में रिसर्च भी कर रही हैं और फिर अपने रिकमेंडेशंस भी लेके आ रही हैं कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। और इसी तरह फिर हम कश फाउंडेशन के साथ एक टीम बने हैं। मीनिंगफुल कोलैबोरेशन जो है वो ARY की और कश फाउंडेशन की हम लोगों ने ये शुरू की है, ताकि हम अपनी कौम के बच्चों को सेहतमंद फ्यूचर दे सकें। सो प्लीज़ आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बने रहें, और जो बातें उधर से समझ नहीं आती तो अपनी निदा की बातें समझ आएंगी, डॉक्टर साहिबा की बातें समझ आएंगी, वो समझें और उस पर खुदारा अमल करें, ताकि हम एक मजबूत पाकिस्तान बना सकें। जब लोग हेल्दी होंगे तो ही तो अच्छा होगा, तो फिर दिमाग भी तो हेल्दी होगा, सही बात दिमाग में जाएगी। तो फिर वही वाली बात है कि एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए मजबूत कौम दे, मजबूत कौम होनी चाहिए। और जो औरतें हमें देख रही हैं वही बनाएंगी एक मजबूत कौम।
बेसिकली। है ना, हर माँ जो है नस्लें बना लेती है, हाँ, तो माँ की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे पहले तरबियत से भी पहले नशोनुमा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है कि बच्चे को, वो कहते हैं ना, अपना पेट काट के पालना पड़ता है, पेट काट के खिलाना पड़ता है। कि मगर आजकल वो कॉन्सेप्ट है कि खुद भी नशोनुमा खुद भी जरूरी है, और औलाद को भी जो है वो अपनी proper- जंग की अल्लम अल्लम चीजें ये ना करें ना, हाँ, ये ना करें। उल्टी-पुल्टी बच्चे को चीज़ें। चिप्स पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया, उसने रोना छोड़ दिया, बच्चा जिद कर रहा है, उसको कुछ और चीज ऐसी दे दी, ये गलत ये है। गलत। उसी पैसों में कुछ और उसको आदत ही ऐसी डाले ना बचपन से वो ही। चीज कहते हैं ना, चीज हाँ, के पैसे चीज़ ले के लो, पैसे। उस चीज के उसको ये दिखाएं कि ये हेल्दी चीजें हैं, उसकी चीज है। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमेशा आप जो है ना दिमागों की गुत्थियां सुलझा के जाती हैं। बहुत शुक्रिया। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा, और इंजॉय करने के साथ सुबह सुबह होता है ना हमारी आपस की बैठक होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो हमने आपको बताने की कोशिश की, उससे कुछ सरदर्द कम हुआ कि नहीं? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे, नहीं मंडे को मिलेंगे।